बैंक कैसे साबित कर सकता है कि पैसा उनका है? मैं एक टॉप टियर लॉयर था जिसका विन रेट कमाल का था। एक बुरे दिन मैं अपने अपोनेंट को जेल भेज सकता था। एक नॉर्मल दिन मैं अपोनेंट और उसके वकील दोनों को जेल भेज सकता था। एक खास दिन पर गैवल पकड़े हुए जज भी नहीं बचता। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट ने मुझे एक पैरेलल दुनिया में पहुंचा दिया। इस दुनिया में मैं एक थर्ड रेट डिवोर्स लॉयर हूं। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद मैंने 5 केस लिए और 4 हार गया। यहां आने के बाद से मुझे एक भी केस नहीं मिला है। आधे महीने से जैसे ही मैं हार मानकर करियर बदलने वाला था, एक बुजुर्ग कपल लॉ फॉर्म में आते हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ा होता, वो बुजुर्ग आदमी सीधे अपनी बात पर आ जाते हैं। उनके बेटे पर बैंक लूटने का इल्ज़ाम है और उन्हें उसे बचाने के लिए एक वकील चाहिए। उम्मीद है कोई ऐसा मिले जो उसकी सज़ा कम करवा सके। मेरा दिल जोश से धड़कने लगता है। बैंक रॉबरी का मतलब क्रिमिनल केस। ऐसे केसेस बहुत मुश्किल माने जाते हैं, लेकिन इस फर्म का नाम बनाने के लिए मुझे यही चाहिए। तो मैंने उन बुजुर्ग आदमी से पूरा केस समझाने को कहा। हुआ ये था, वो बुजुर्ग आदमी गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने अपने बेटे को इलाज के लिए पैसे निकालने बैंक भेजा, पैसे उनके खुद के सेविंग्स अकाउंट से। क्योंकि वो अकाउंट होल्डर नहीं था, बैंक ने उससे बुजुर्ग आदमी का बेटा होने का सबूत मांगा, आईडी, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और क्रिटिकल कंडीशन नोटिस होने के बावजूद। उन्होंने मना कर दिया। बैंक स्टाफ अपनी बात पर अड़ा हुआ था। बुजुर्ग आदमी को खुद आकर वेरीफाई करना होगा, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी तो आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। वो कैसे आते? वो कैसे कुछ भी साबित करते? इस बहस के बीच कुछ लुटेरे बैंक में घुस आए। एक लुटेरे को पता चला कि बेटे को अपने पिता की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। बिना सोचे समझे उस लुटेरे ने उसे लूटे हुए पैसों का एक हिस्सा दे दिया। बेटा लाचार और बेबस पैसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चला गया। बाद में जब गैंग पकड़ा गया तो बेटे को साथी मान लिया गया, क्योंकि उसने पैसे लिए थे। उसे बड़ी चोरी का दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बुजुर्ग आदमी ने अपील की, लेकिन दूसरी सुनवाई में भी वही फैसला बरकरार रखा गया। अब हम फाइनल ट्रायल स्टेज पर है। एक बार आखिरी फैसला आ गया तो कोई अपील नहीं होगी। केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब बुजुर्ग आदमी दूसरी सुनवाई का जिक्र करते हैं तो उनका गुस्सा भड़क जाता है। वो वकील साउथ के एक टॉप फर्म से आया था, एक एलीट क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी होने का दावा किया और 1,88,000 फीस मांगी। फिर कोर्ट में उसने सिर्फ 3 बातें कहीं, ओके, यस, और हम जज का फैसला मानते हैं। बुजुर्ग आदमी ये याद करके गुस्से से कांपने लगते हैं। उनकी पत्नी मार्गरेट जल्दी से हैरल्ड की पीठ थपथपाती हैं। अटर्नी, इस केस पर लोगों का बहुत ध्यान गया है। हमने सुना है कि फाइनल ट्रायल लाइव स्ट्रीम हो सकता है। अब हमें बड़ी फर्म्स पर भरोसा नहीं है। हम बहुत सी छोटी फर्म्स में गए, लेकिन कोई केस लेने को तैयार नहीं है। केस हाई प्रोफाइल है और लाइव स्ट्रीम फॉर्मेट के साथ मैं बहुत खुश हूं। ये फर्म के लिए फ्री एडवर्टाइजिंग है। फर्म के लिए बिना सोचे समझे मैं केस ले लेता हूं और एक वादा करता हूं, अगर आप नतीजे से खुश नहीं हुए तो कोई फीस नहीं। हम जल्दी से रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तभी एक यंग लड़की अंदर आती है। हेलो अटर्नी, मैं यहाँ अपनी इंटर्नशिप के लिए रिपोर्ट करने आई हूँ। पुराने मालिक की यादों में झांकने पर मुझे आखिरकार याद आता है कि वो कौन है। उसका नाम एमिली कार्टर है, एक इंटर्न जिसे पिछले मालिक ने हायर किया था। आज उसका पहला दिन है। एमिली कैपिटल लॉ स्कूल में अपने सीनियर ईयर की टॉप स्टूडेंट है। उसने अप्लाई किया था एक छोटी फर्म में खास तौर पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। बिल्कुल सही समय। मेरे साथ कोर्ट हाउस चलो। जल्द ही हम कोर्ट हाउस से सारे केस फाइल्स की कॉपीज लेकर लौट आते हैं। एमिली फाइल्स देखती है और चिंतित लगती है। पहले और दूसरे दोनों ट्रायल्स के फैसले एक जैसे थे। जब तक हमारे पास कोई नया और अहम सबूत ना हो, वो शायद पुराना फैसला ही बरकरार रखेंगे। और मैंने सुना है कि इस केस का प्रोसिक्यूटर बहुत सख्त माना जाता है। ओ नो, क्या मेरा पहला ही केस शुरू से ही बर्बाद है? एक लहर निराशा की एमिली पर छा जाती है। लेकिन फाइल्स देखने के बाद मैं नतीजे को लेकर लगभग श्योर हूं। मुझे पहले से ही पता है कि इस केस का अंजाम क्या होगा। अटॉर्नी, क्या हम ये केस हार जाएंगे? एमिली अभी भी निराशा में डूबी हुई है। हारना? हैरल्ड के बेटे ने किसी को नहीं लूटा। हम हार कैसे सकते हैं? किसी को नहीं लूटा? आपका क्या मतलब है? तुम कोर्ट में देख लेना, अभी के लिए ये एक राज है। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं।
मैं आगे बढ़ता हूँ। हारना वो शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। एमिली क्यूरियस है, लेकिन आगे नहीं पूछती, मेरे साथ चलने के लिए दौड़ती है। भले ही इस केस का फैसला लगभग हो चुका है, मैं फिर भी हैरल्ड के बेटे और दूसरे शक के घेरे में आए लोगों से मिलकर उनकी बात सुनना चाहता हूँ। डेविड थॉम्सन का केस शुरू से ही विवादित रहा है। दोनों ट्रायल्स हारने के बाद अभी तक ऑफिशियल फैसला जारी नहीं हुआ है। डेविड अभी भी हिरासत में है। जल्दी करो, डेविड को बुलाया गया है। मैं एमिली को इंटेरोगेशन रूम में ले जाता हूँ। डेविड की हालत बहुत खराब है। 2 ट्रायल से गुजरने के बाद उसने सजा कम होने की सारी उम्मीद खो दी है। डेविड अपना सर उठाकर मुझे देखता है। हेलो अटर्नी, क्या अब भी कोई चांस है? मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। बिल्कुल, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से वादा किया है। डेविड झटके से अपना सर उठाता है। सच में? आप बस कहने के लिए तो नहीं कह रहे? हारे तो कोई फीस नहीं। क्या आपको यकीन है कि हम जीत सकते हैं? अगर मैंने ये केस लिया है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जब तक तुम पूरा सहयोग करोगे, तुम्हारी सजा कम करवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कितनी, ये तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। मैं इस केस को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैं इस केस को लेकर मैं सहयोग करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस देखकर डेविड जोर से सर हिलाता है। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण फिर से जाग उठती है। मैं एमिली को नोट्स लेने का इशारा करता हूं और घटना की डिटेल्स और पहले और दूसरे ट्रायल्स के दौरान उसके जवाबों के बारे में पूछना शुरू करता हूं। आधे घंटे बाद मैं डिटेंशन सेंटर से संतुष्ट होकर बाहर निकलता हूं। जो कुछ मुझे कंफर्म करना था वो हो गया है। अब ट्रायल की तैयारी का समय है। फर्म में वापस आकर मैं जल्दी से ट्रायल के मटेरियल्स तैयार करके एमिली को देता हूं। एमिली उन्हें खोलती है और अजीब नज़र से देखती है। अटर्नी, क्या ये तरीका थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है? ये केस अग्रेसिव तरीके की मांग करता है। आगे बढ़ो और इसे प्रोसेस करो। जल्द ही डेविड थॉम्सन के केस के लिए फाइनल ट्रायल की एप्लीकेशन जमा की जाती है और मंजूर हो जाती है। उसी समय सेंट्रल बैंक के लीगल डिपार्टमेंट में कोर्ट का समन आता है। सेंट्रल बैंक के खिलाफ गलत काम करने के लिए मुकदमा, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट डेविड थॉम्सन को गलत सजा हुई और हम 200,000 का मुआवजा मांगते हैं उसकी कमाई के नुकसान। और मानसिक परेशानी के लिए? ये क्या बकवास है? डेविड थॉम्सन के केस में बैंक तो विक्टिम था और अब उन्हें दोषी की तरफ से समन मिल रहा है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। लुटेरे कब से मुकदमा करने लगे? विलियम रॉस, सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर, इस बात पर बहुत गुस्से में है। वो तुरंत लीगल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है और इस मामले को गंभीरता से लेने को कहता है। इस बीच डेविड के केस के अनोखेपन को देखते हुए हेडलाइन, मरते हुए पिता को बचाने के लिए पैसे लेने पर बेटे को 20 साल की सजा, ऑनलाइन तेजी से वायरल हो जाती है। बैंक कब से विक्टिम बन गए? पैसे निकालने पर ये वो मांगते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड बेचते वक्त बड़े उत्सुक रहते हैं। मैं डेविड का समर्थन करता हूँ। अगर बैंक ने इतनी मुश्किल ना की होती तो वो अपने पिता को बचाने के लिए बिना इस सब के पैसे ले सकता था। पैसे जमा करते वक्त बैंक के कर्मचारी कितना मीठा बनते हैं। आप लोग नहीं समझते कि बैंक किन परिस्थितियों से गुजरता है। आप बैंक को दोष नहीं दे सकते, टेम्प वर्कर्स को दोष दो। 50 सेंट में मास मैसेज, प्लीज़ मुझे भी उस ग्रुप में ऐड करो। मुझे भी वो पैसे कमाने हैं। ऑनलाइन जनता ज़्यादातर बैंक को ही दोषी ठहरा रही है। ये विरोध देखकर विलियम रॉस गुस्से से उबल रहा है और एक साफ आदेश जारी करता है। हमें ये लाइव स्ट्रीम ट्रायल जीतना ही होगा और हमें जनता की नज़र में भी जीतना होगा। अगर तुम ये नहीं कर सके तो मैं पूरा लीगल डिपार्टमेंट बदल दूंगा। डॉन लॉ फर्म में मैं खुशी से वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ। ऑनलाइन बहस देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब तक सेंट्रल बैंक के खिलाफ ये मुकदमा और डेविड का फाइनल ट्रायल ने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है। जीते या हारे, फर्म मशहूर हो जाएगी। एमिली ऑनलाइन कमेंट्स को मिलीजुली भावनाओं से देखती है। अटर्नी, ये बहुत बड़ा मामला बन गया है। अगर हम हार गए तो? मैं अपनी कुर्सी पर पीछे टिकता हूँ और उसका चेहरा देखने के लिए सर झुकाता हूँ। अगर जैसा कुछ नहीं है, जो फाइल्स मैंने तुम्हें सेंट्रल बैंक के हाल के केसेस और विक्टिम्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर बनाने को कहा था, क्या तुमने वो पूरा किया? मुझे दिखाओ। एमिली मुझे मटीरियल देती है। मैं सीधा विक्टिम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर जाता हूँ। फिर मैं पहला नंबर डायल करता हूँ। हेलो, मैं डॉन लॉ फर्म से एक वकील हूँ। मुझे पता चला है कि आपने 2.5 साल पहले सेंट्रल बैंक पर मुकदमा किया था, लेकिन हार गए। क्या आप ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि सेंट्रल बैंक एक केस कैसे हारता है? फ़ोन काटने के बाद मैं दूसरे कॉन्टैक्ट को उसी तरह कॉल करता हूँ। एमिली मुझे देखती है। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक है। आप इस तरह गवाह ढूंढ सकते हैं?
वो मेरे तरीकों को ठीक से नहीं समझ पा रही है। ये उससे बिल्कुल अलग है जो लॉ स्कूल में सिखाया जाता है। वो मुझ में एक पॉलिश्ड प्रोफेशनल। वकील नहीं देखती, लेकिन वो बहुत कुछ सीख रही है। रिश्तों को समझना एक सबक है, इस तरह गवाह ढूंढना दूसरा। 2.5 घंटे बाद मैं फ़ोन नीचे रखता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। सारी तैयारी आखिरकार पूरी हो गई है। सब कुछ तैयार है, अब हमें बस ट्रायल का इंतज़ार करना है। अगले दिन जैसा कि उम्मीद थी, सेंट्रल बैंक कोर्ट के प्री ट्रायल समझौते को ठुकरा देता है और कुछ सख्त बातें कहता है। मुझे उनके दिखावे की कोई परवाह नहीं। कोर्ट के बाहर कोई भी बड़ी बातें कर सकता है। जल्द ही समय आ जाता है। ट्रायल का, क्योंकि इस केस ने ऑनलाइन बहुत चर्चा बटोरी है। रिपोर्टर्स कोर्ट हाउस के बाहर इंतजार कर रहे हैं, एक कहानी के लिए उत्सुक। सेंट्रल बैंक के वकील आते हैं और रिपोर्टर्स उन्हें तुरंत घेर लेते हैं। बैंक के बचाव का नेतृत्व मार्कस ली कर रहा है, जो उनके लीगल डिपार्टमेंट से एक 20 साल का यंग वकील है। मार्कस 2 बार अपना गला साफ करता है, कॉन्फिडेंट दिखते हुए। मार्कस और सेंट्रल बैंक की लीगल टीम, जिन्हें रिपोर्टर्स ने घेर रखा है, उसकी तुलना में मेरी तरफ शांति है। शायद ही कोई रिपोर्टर मुझ पर ध्यान देता है, मुस्कुराते हुए। मैं मुड़ता हूँ और एमिली को कोर्ट रूम में ले जाता हूँ, ट्रायल शुरू होने का इंतज़ार करने के लिए। एमिली नर्वस लग रही है। अटॉर्नी, ये ट्रायल लाइव स्ट्रीम हो रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर जैसा कुछ नहीं है, जब तक जज जानबूझकर गलत फैसला ना दे। और अगर ऐसा होता है तो ये केस और भी बड़ा हो जाएगा। मैं मुस्कुराता हूँ, एमिली को चिंता ना करने का इशारा करते हुए। इस पैरेलल दुनिया में कानून को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। कानून की सच्ची पवित्रता है। कानून के सामने सब बराबर हैं। जजेस आमतौर पर कानून को उसके प्रावधानों के अनुसार सख्ती से लागू करते हैं। मैंने इस ट्रायल के लिए प्रिसाइडिंग जज और पैनल पर पहले ही रिसर्च कर ली है। प्रिसाइडिंग जज हैं जज पट्रिशिया जियाओ, म्यूनिसिपल कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट। उनके पास लीगल रिसर्च का लंबा अनुभव है, सालों का कोर्टरूम एक्सपीरियंस है और उन्होंने सैकड़ों ट्रायल्स की अध्यक्षता की है, जिनके फैसले हमेशा सही और तर्कसंगत रहे हैं। मुझे गलत व्यवहार की कोई चिंता नहीं है। जज जियाओ अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए मशहूर हैं। एक बार जब दोनों लीगल टीम्स बैठ जाती हैं तो कोर्ट क्लर्क पढ़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम के नियम। कोर्ट रूम में शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियम पढ़े जा रहे हैं। 1. सभी पक्ष, उनके वकील और दर्शक प्रिसाइडिंग जज के निर्देशों का पालन करेंगे। 2. जब जुडिशियल पैनल कोर्ट रूम में प्रवेश करे और जब प्रिसाइडिंग जज कोर्ट का फैसला सुनाए तो सभी मौजूद लोग खड़े हो जाएंगे। इसे पढ़ने के बाद प्रिसाइडिंग जज और पैनल अब प्रवेश करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। जज जियाओ और 2 पैनल जजेस कोर्ट रूम में आते हैं। गैवल बजता है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। इस दौरान बाहर कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। बहुत से लोग देखने के लिए ट्यून इन कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के लीगल ऑफिस में डायरेक्टर विलियम रॉस और लीगल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विंसेंट शॉ लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विलियम ऊपर देखता है। विंसेंट, शुरू हो गया क्या? बस अभी शुरू हुआ है। लाइव स्ट्रीम में पहले से ही सैकड़ों व्यूअर्स हैं। हमारा लीगल डिपार्टमेंट ये केस नहीं हार सकता, समझे? विंसेंट मुस्कुराते हुए सर हिलाता है। डायरेक्टर रॉस, चिंता ना करें, हमारी लीगल टीम ये केस आराम से जीतेगी। विलियम सर हिलाता है। ये ट्रायल लाइव स्ट्रीम हो रहा है और ऑनलाइन मीडिया में इसकी काफ़ी कवरेज है। सेंट्रल बैंक पर बहुत दबाव है। अगर वो ये ट्रायल हार जाते हैं तो इससे सेंट्रल बैंक की रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान होगा। विलियम बैंक के डायरेक्टर होने के नाते गंभीर परिणाम भुगतेगा। वो हार नहीं सकते। कोर्ट रूम में जानकारी वेरीफाई करने के बाद जज जाओ गैवल बजाती हैं। वादी अब तथ्य, आधार और अपील की मांग बता सकता है। मैं वकील की टेबल पर बैठा हूँ, ये जानते हुए कि अहम पल आ गया है। मैं अपने हमारी मांगें सीधी थीं। पहला, हम पहले और दूसरे ट्रायल के फैसलों को नहीं मानते। हमारे क्लाइंट ने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी उस पर लूट का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। हम दोनों ट्रायल्स के फैसलों को पलटने और पुराने फैसलों को रद्द करने की अपील करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को बेगुनाह साबित किया जा सके। दूसरा, हम मांग करते हैं कि डिफेंडेंट सेंट्रल बैंक हमारे क्लाइंट को मुआवजा दे। सेंट्रल बैंक की गलत जजमेंट के कारण हमारे क्लाइंट को 20 साल की गलत जेल की सज़ा हुई। वो लंबे समय से हिरासत में है। हम 200,000 का मुआवजा चाहते हैं। ये रकम सोच समझ कर निकाली गई है, ये ज़्यादा नहीं है। तीसरा, सेंट्रल बैंक ने हमारे क्लाइंट की रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम मांग करते हैं कि सेंट्रल बैंक सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम 20 दिनों तक सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे।
चौथा, हम मांग करते हैं कि सेंट्रल बैंक के एग्जीक्यूटिव्स सार्वजनिक रूप से तथ्यों को साफ करें, न सिर्फ हमारे क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए, बल्कि सेंट्रल बैंक में ऐसे ही बर्ताव का शिकार हुए अन्य सभी पीड़ितों से भी माफी मांगे। कोर्ट में बिल्कुल शांति छा जाती है। सब हैरान दिख रहे हैं। क्या ये मुकदमे की मांग सच्ची है? वो ना सिर्फ पहले और दूसरे ट्रायल के फैसलों को पलटने की मांग कर रहा है, बल्कि वो ये भी दावा कर रहा है कि दोषी बेगुनाह है और उसे पूरी तरह से बरी करना चाहता है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया, लेकिन उसके ऊपर से वो सेंट्रल बैंक से मुआवजा मांग रहा है। रुको, तुम एक आरोपी लुटेरे का केस लड़ रहे हो और तुम बैंक से अपने क्लाइंट को 2 लाख देने को कह रहे हो। क्या तुम उन्हें फिर से लूटने का प्लान बना रहे हो, या ये बस एक प्राइस टैग के साथ लूट है? इसके मुकाबले तीसरी और चौथी मांगे तो बच्चों का खेल है, उनका जिक्र करना भी बेकार है। कोर्ट रूम के बाहर लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग न सिर्फ आम दर्शक बल्कि कुछ कोर्ट के कर्मचारी और प्रैक्टिस कर रहे वकील भी हैरान हैं। उन्होंने पहले सोचा था कि प्लेंटिफ ये केस जरूर हारेगा, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल लाइव स्ट्रीम ट्रायल और एक अनुभवी जज के साथ शायद सज़ा कम करवाना मुमकिन हो। ये भी एक तरह की जीत होती, लेकिन ऐसी मांगे करना। ये क्या है? एक विश लिस्ट? ख्वाहिशें भी इतनी बड़ी नहीं होती। जीते या हारें, ये मुकदमे की मांग बिल्कुल अनोखी है। ये शायद लीगल हिस्ट्री में एक क्लासिक केस के रूप में दर्ज हो जाए। ये मुकदमे की मांग, एक ख्वाहिश भी इतनी हिम्मत वाली नहीं होती। भगवान बुद्धा भी ये पूरी नहीं कर सकते। अभी मत हंसो, सुनते हैं प्रोफेसर लो क्या सोचते हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट स्टोन थोड़ा सा सर हिलाते हैं। अगर उसने ये मांगे की हैं तो उसके पास इसके लिए ज़रूरी तथ्य भी होंगे। इस वकील की मांगे अजीब लगती हैं, लेकिन असली नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि वो क्या सबूत पेश करता है। अगर उसके पास कोई रेलेवेंट सबूत नहीं है तो ये झूठे बयान होंगे, मतलब झूठी गवाही। एक वकील होने के नाते उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सेंट्रल बैंक के लीगल ऑफिस में विलियम रॉस थोड़ा सा चिंतित होता है। उसके बगल में डायरेक्टर विंसेंट शॉ हंसते हुए कहता है, डायरेक्टर, ये मुकदमा सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए है। बस देखिए, अगर वो तथ्य या कानूनी दलील पेश नहीं कर पाया तो वो खुद झूठी गवाही के जुर्म में फंस सकता है। विलियम लाइव स्ट्रीम को गौर से देखता है। हाँ, लेकिन याद रखना, चाहे जो भी हो, हमें ये ट्रायल जीतना ही होगा। कोर्ट रूम में जज जाओ मेरी मांगों पर थोड़ा सा चिंतित होती हैं। क्या ये मुकदमे की मांग बकवास नहीं है? इस समय मार्कस ली ठंडी हंसी के साथ बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं पाता। ये मांगे, क्या प्लेंटिफ का वकील इसके लिए ज़रूरी तथ्य और कानूनी दलील दे सकता है? अगर नहीं तो आपको न्याय में बाधा डालने के जुर्म में सज़ा हो सकती है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ। उसका डिफेंस अटॉर्नी से कुछ लेना देना नहीं लगता। जज साहिबा, विपक्षी वकील मुझ पर शब्दों से हमला कर रहा है और नॉर्मल न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे कोर्ट से निकालने की मांग करता हूँ। मार्कस कुछ कहने ही वाला था, लेकिन बेंच पर बैठी जज जियाओ थोड़ा सा चिंतित होती हैं और गैवल बजाती हैं। बैंग, मांग खारिज। प्लेंटिफ की मांग खारिज की जाती है। अभी तक डिफेंस की बोलने की बारी नहीं आई है। डिफेंस वकील, आपको चेतावनी दी जाती है। गैवल की आवाज और चेतावनी सुनकर मार्कस सिर्फ अपना गुस्सा और जो शब्द उसने तैयार किए थे वो निगल सकता है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मार्कस आंखें सिकोड़कर मुझे घूरता है। ये आदमी इतना चालाक कैसे है? ये किस लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है? न सिर्फ उसकी मांगे अजीब हैं, बल्कि अब उसके एक सेंटेंस से ये आदमी उसे कोर्ट से निकालने की मांग करता है। कोर्ट से निकालने का मतलब है कि आपने कार्यवाही या विपक्षी पक्ष में बाधा डाली है और आपको थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। साफ है, उसके शब्दों ने असल में कुछ भी बाधा नहीं डाली थी, फिर भी ये आदमी इतना कमीना है कि फिर भी उसे निकालने की मांग करता है। मार्कस गहरी सांस लेता है, खुद को समझाते हुए। इस वकील की मुकदमे की मांगें बिल्कुल बेकार हैं और उसने पहले ही नॉर्मल न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली है। अगर वो सबूत पेश नहीं कर पाया तो उसे हिरासत या यहाँ तक कि क्रिमिनल हिरासत का सामना करना पड़ेगा। न सिर्फ मैं ये मुकदमा सीधे जीतूंगा, बल्कि सेंट्रल बैंक जनता की राय की लड़ाई भी जीतेगा। गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्कस धीरे धीरे शांत हो जाता है। बेंच पर जज झॉ थोड़ा सा चिंतित होती हैं और एक चेतावनी जारी करती हैं। प्लेंटिफ के वकील, प्रिजाइडिंग जज होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी मुकदमे की मांगों को वेरीफाई करूं। अगर आपके पास अपनी दलीलों के लिए कोई तथ्य या कानूनी आधार नहीं है तो क्रिमिनल कानून के अनुसार कोर्ट में झूठी गवाही देने पर
झूठे मुकदमे के लिए आप पर केस चलेगा और कानून के अनुसार क्रिमिनल जिम्मेदारी तय की जाएगी। मेरे बगल में एमिली इतनी नर्वस है कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वो मेरी आस्तीन खींचकर मुझे शांत होने के लिए कहना चाहती है, लेकिन मैं गंभीरता से सर हिलाता हूं। जज साहिबा, मैं झूठे बयान देने के परिणाम जानता हूं। मैं इस कोर्ट में कही गई हर बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। एक लहर गुदगुदाहट की कोर्ट रूम में उठती है। बैंग बैंग। कोर्ट में शांति बनाए रखें। जज जाओ गैवल बजाती हैं। वो आगे कहती हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि आपने अपनी मुकदमे की मांगें कंफर्म कर दी हैं, डिफेंडेंट सेंट्रल बैंक अब अपनी प्रतिक्रिया और प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकता है। ये उसका मौका है। मार्कस सेंट्रल बैंक का वकील होने के नाते थोड़ा सा सीधा होता है। हमारी प्रतिक्रिया निम्नलिखित है। पहला, प्लेंटिफ डेविड थॉम्सन के सेंट्रल बैंक के खिलाफ आरोपों के संबंध में हम सभी दावों को खारिज करने की मांग करते हैं और ऐसे घिनौने बर्ताव के लिए गंभीर परिणाम की मांग करते हैं। दूसरा, हम म्यूनिसिपल प्राइमरी कोर्ट और म्यूनिसिपल इंटरमीडिएट कोर्ट्स के पहले और दूसरे ट्रायल के फैसलों को बरकरार रखने की मांग करते हैं। तीसरा, हम मांग करते हैं कि प्लेंटिफ हमें 5 लाख रुपए की रकम में रेप्यूटेशन के नुकसान का पूरा मुआवजा दे। चौथा, हम मांग करते हैं कि प्लेंटिफ हमारी सारी कानूनी फीस चुकाए। जज साहिबा, मेरी प्रतिक्रिया और प्रतिवाद पूरे हो गए हैं। बैंग। जज जाओ गैवल बजाती हैं। दोनों पक्षों ने अपनी मांगें पेश कर दी हैं। प्लेंटिफ अब रेलेवेंट तथ्य और कानूनी सबूत पेश कर सकता है। जैसे ही जज जाओ के शब्द खत्म होते हैं, सबकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। आखिरकार प्लेंटिफ की मुकदमे की मांगें काफ़ी अजीब हैं। हर कोई ये देखना चाहता है कि मैं किस तरह के तथ्य और कानूनी आधार पेश कर सकता हूँ। एमिली मेरी असिस्टेंट होने के नाते इतनी नर्वस है कि उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा है। अटर्नी, अब हम क्या करें? क्या हमारे पास सबूत हैं? रुको, क्या हमारे पास सबूत भी हैं? एमिली अपने हाथों में केस मटेरियल को तेजी से पलटने लगती है। मेरे होंठ थोड़ा सा मुड़ते हैं। ये कैसा सवाल है? तुम एक लॉ फर्म की इंटर्न हो और तुम अब भी। इस बात से परेशान हूं। मैं एमिली के हाथों से मटीरियल खींचता हूं और शांति से कहता हूं, जज साहिबा, रेलेवेंट कानूनी आधार पेश करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरा क्लाइंट घटना का वर्णन करे। बैंग। मांग मंजूर। डिफेंडेंट अब घटना का वर्णन कर सकता है। डिफेंडेंट की सीट पर डेविड थॉम्सन धीरे धीरे उठता है। अपने बगल में खड़े 2 बेरिफ्स को देखता है। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट है। जब उसकी निगाहें मुझसे मिलती हैं तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। जज साहिबा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मंजूर। जज जाओ के बोलने के बाद एक बैंकर डेविड को पानी की एक बोतल देता है। पीने के बाद उसकी घबराहट पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो शुरू करता है, घटना सीधी साधी थी। मेरे पिता आईसीयू में थे। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं सेंट्रल बैंक गया पैसे निकालने, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया क्योंकि मैं अकाउंट होल्डर नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को खुद आना होगा या मुझे सबूत देना होगा कि मैं उनका बेटा हूँ। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी नहीं थी। मुझे याद है जब मैं बैंक स्टाफ से बहस कर रहा था तो एक लुटेरों का ग्रुप अचानक अंदर घुस आया और बैंक लूट लिया। उन लुटेरों में से एक ने मुझे फर्श पर रोते हुए देखा। उसने मुझे लूटे हुए पैसों का एक हिस्सा दे दिया। फिर मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल गया बिल्स चुकाने के लिए। मैंने अपना हाथ उठाया। जज साहिबा, मैं अपने क्लाइंट से कुछ डिटेल्स के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। गैवल गिरता है। मंजूर, लेकिन आप केस के बाहर के मामलों के बारे में नहीं पूछ सकते या डिफेंडेंट की निजी सोच को प्रभावित नहीं कर सकते। जज जियाओ की इजाज़त मिलने के बाद मैं पूछता हूँ, डिफेंडेंट, क्या तुमने लूट में हिस्सा लिया था? नहीं। तो क्या तुम विस्तार से बता सकते हो कि लुटेरे ने तुम्हें पैसे कैसे दिए? मुझे याद है एक छोटे कट का लुटेरा था जिसने मुझे फर्श पर सिर पकड़कर रोते हुए देखा। उसने मुझे कायर कहा मैं इतना डरा हुआ कैसे हो सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरे पिता हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं पैसे नहीं निकाल पा रहा था और मैं अपने पिता के लिए चिंतित था, इसलिए मैं रो रहा था। वो लुटेरा शायद अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाने के लिए पैसे निकालने के लिए बैंक लूट रहा था। मेरी कहानी सुनने के बाद उसने 2 बंडल कैश निकाले और उन्हें मेरे हाथों में थमा दिए। मैं पूछता रहता हूं, और जब लुटेरे ने पैसे तुम्हारे हाथों में रखे तो तुमने सबसे पहले क्या किया? डेविड जल्दी से जवाब देता है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मेरी पहली प्रवृत्ति थी कि मैं उसे ना लूं। मैं बहुत डरा हुआ था। तब उस लुटेरे ने मुझे गाली दी, मुझे एक नालायक बेटा कहा, तो मैंने पैसे ले लिए। बहुत अच्छा, तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद जज साहिबा। मेरे सवाल पूरे हो गए। बैंक। गेबल गिरता है। जज जियाओ प्लेंटिफ की टेबल की तरफ देखती हैं। प्लेंटिफ के वकील ने सवाल पूरे कर लिए हैं। अब आप। जी जज साहिबा,
मैं धीरे धीरे अपने मटेरियल से पहले ट्रायल में प्रोसिक्यूशन द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे निकालता हूँ। जज साहिबा, ये म्यूनिसिपल प्राइमरी कोर्ट के पहले ट्रायल से प्रोसिक्यूशन के मुद्दे और सज़ा का फैसला है। मेरा मानना है कि इस फैसले में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से अनुचित पहलू हैं जिन्होंने हमारे क्लाइंट को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट रूम में सबकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। पहले ट्रायल का फैसला अनुचित है, क्या वो इसे पलटने की कोशिश कर रहा है? ज्यूरी और गैलरी सब अपनी निगाहें मुझ पर टिका देते हैं। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक भी अचानक उत्सुक हो जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वो पहले ट्रायल के फैसले को चुनौती दे रहा है, कानूनी फैसले को पलटने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है इसका मतलब बिल्कुल यही है। आखिरी फैसला चाहे जो भी हो, सिर्फ पहले ट्रायल को पलटने की कोशिश ही दिलचस्प है। पहले ट्रायल के फैसले के अनुचित पहलुओं पर सवाल उठाना ठीक है, लेकिन उसे पलटने के लिए नए सबूत पेश करने होंगे। ये यंग वकील बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। प्रोफेसर, कमेंट्स देखते हैं और थोड़ी मुस्कान के साथ लाइव स्ट्रीम देखते हैं। ये प्लेंटिफ का वकील प्रभावशाली है, कम से कम उसका कोर्टरूम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये वकील पहले ट्रायल के फैसले को कैसे पलटने की योजना बना रहा है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस केस पर मेरा ध्यान ट्रायल के फैसले पर ही केंद्रित रहा है। मैं पहले और दूसरे ट्रायल के फाइल से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता। चलो बस देखते हैं। कोर्ट रूम में जज चाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं, उनका स्वर शांत है। इसके बारे में म्युनिसिपल प्राइमरी कोर्ट के पहले ट्रायल के फैसले के बारे में डिफेंडेंट के वकील को कौन से अनुचित पहलू लगते हैं? आप कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके विरोध कर सकते हैं। जी जज साहिबा, मैं सर हिलाता हूँ। ये हमारे क्लाइंट के लिए म्युनिसिपल प्राइमरी कोर्ट का सज़ा का फैसला है। पहला, म्युनिसिपल प्राइमरी कोर्ट ने आरोप लगाया कि हमारे क्लाइंट ने जानते हुए कि ये शक के घेरे में आए लोगों द्वारा बैंक से लूटे गए पैसे हैं, फिर भी उसने उन्हें लेना चुना। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हमारे क्लाइंट का असली इरादा बैंक से पैसे लूटने का था और उसे एक साथी मानकर सजा दी। दूसरा, म्युनिसिपल प्राइमरी कोर्ट ने इस तथ्य का इस्तेमाल किया कि हमारे क्लाइंट डेविड थॉम्सन ने शक के घेरे में आए लोगों से बात की थी और इससे इस बात की और पुष्टि हुई। हम इस फैसले के इन दो बिंदुओं को नहीं मानते। हमारे कारण निम्नलिखित हैं। पहला, हमारे क्लाइंट ने पहले ही साफ कर दिया है कि आगे का थोड़ा जटिल है। मैं हमारे क्लाइंट को डेविड थॉम्सन कहूंगा। पहला, डेविड ने साफ साफ कहा कि शक के घेरे में आए व्यक्ति ने खुद उससे पूछा कि वो बैंक में क्यों रो रहा था। उसकी हालत सुनने के बाद उस व्यक्ति ने खुद उसे अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार पिता को बचाने के लिए पैसे दिए। इसके अलावा डेविड की शुरुआती मानसिक स्थिति चिंता और डर की थी, इसलिए डेविड का लूटने का कोई इरादा नहीं था। और तो और डेविड ने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे गाली दी थी। उस स्थिति में उस व्यक्ति का डेविड को गाली देना साफ साफ डेविड के कार्यों से असंतुष्टि दिखाता है। मुख्य रूप से उस व्यक्ति के पास एक खतरनाक हथियार था और वो डेविड को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस स्थिति में डेविड की जान की कोई गारंटी नहीं थी। हमारे कानूनी प्रावधानों के अनुसार डेविड दबाव में बचाव की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए उस पर कोई क्रिमिनल जिम्मेदारी नहीं बनती। उपरोक्त दलीलों के आधार पर हम म्युनिसिपल प्राइमरी कोर्ट के फैसले के दूसरे बिंदु को नहीं मानते। इसलिए हम अपने क्लाइंट डेविड थॉम्सन के खिलाफ पहले और दूसरे दोनों ट्रायल के फैसलों को पलटने की मांग करते हैं। क्या? कोर्ट रूम में शोर मच जाता है। हर कोई मेरे द्वारा उठाए गए तेज तर्कों से हैरान है। उन पर ध्यान से विचार करने के बाद कुछ लोग मुझे प्रशंसा से देखते हैं। डेविड की आंखें भी चमक उठती हैं। मैं बेगुनाह हूं। अभी भी उम्मीद है। मैं जेल नहीं जाऊंगा। सेंट्रल बैंक हार सकता है। कमाल है, माँ और पापा ने इतना कमाल का वकील ढूंढा। एमिली भी लंबी सांस लेती है। वो मुझे काफ़ी प्रशंसा से देखती है। असल में इस केस को जीतने की उम्मीद है। कमाल है, मैंने सच में इस फर्म में आकर सही फैसला किया। इस बीच सेंट्रल बैंक के लीगल ऑफिस में विलियम रॉस का चेहरा भयानक रूप से काला हो जाता है। वो विंसेंट शॉ को ठंडी नज़र से घूरता है। डायरेक्टर शॉ, क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि हम जीतेंगे? अब ये क्या हो रहा है? विंसेंट जल्दी से एक झूठी मुस्कान लाता है। डायरेक्टर रॉस, चिंता ना करें, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके वकील में कुछ दम है, लेकिन हमारा लीगल डिपार्टमेंट सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बैठा है। इस वकील ने जो 2 बिंदु उठाए हैं वो सच में सही हैं, लेकिन पहले ट्रायल के फैसले में कई बिंदु थे। बाकी बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। विंसेंट पहले ट्रायल के फैसले की फाइल्स निकालता है। विलियम उन पर एक नज़र डालता है और ठंडे ढंग से हाँफता है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस लाइव स्ट्रीम को ध्यान से देखते रहो। कुछ भी हो तो मुझे रिपोर्ट करो। ये मुझे परेशान कर रहा है। याद रखना,
हम ये केस हार नहीं सकते। विलियम के ऑफिस से जाने के बाद विंसेंट गहरी सांस लेता है और अपने माथे का पसीना पोंछता है। विलियम की मौजूदगी ने उस पर काफ़ी दबाव डाला था। लीगल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होने के नाते वो इस केस के अंदर और बाहर सब कुछ जानता है। वो ज़रूर जीतेंगे। लेकिन जब उसने विपक्षी वकील को देखा तो विंसेंट के मन में अचानक एक ख्याल आया जिसे वो झटक नहीं पा रहा था। क्या होगा अगर वो जीत गए? होश में आते ही विंसेंट खुद को थप्पड़ मारता है। असंभव! एक अनजान छोटी फर्म और अनजान वकील कैसे जीत सकता है? कोर्टरूम में मैं जज जाओ को देखता हूं। जज साहिबा, हमारा बयान पूरा हो गया है। जज जाओ थोड़ा सा सर हिलाती हैं और मार्कस की तरफ देखती हैं। क्या सेंट्रल बैंक या प्रोसिक्यूशन को कुछ कहना है? मार्कस मुझे घूरता है, दांत पीसते हुए। ये वकील सच में कुछ है, सिर्फ पहले 2 बिंदुओं पर ध्यान दे रहा है और बाकी फैसले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। मार्कस अपना हाथ उठाता है। जज साहिबा, मेरे कुछ सवाल हैं। वो जज की तरफ इशारा करता है। जज जियाओ डिफेंस की तरफ मार्कस की तरफ देखती हैं। डिफेंस वकील कोर्ट में सवाल उठा सकता है। मार्कस गहरी सांस लेता है और पहले ट्रायल का फैसला निकालता है। वो उसे पास के एक कोर्ट क्लर्क को देता है। मैं उसे खारिज करने की मांग करता हूं। जब जज जियाओ उसे लेती हैं, वो गंभीरता से कहता है, डॉन लॉ फर्म के प्लेंटिफ के वकील ने अभी-अभी म्यूनिसिपल प्राइमरी कोर्ट के पहले ट्रायल के फैसले से अपनी असंतुष्टि जताई और उसके लिए कारण भी पेश किए। लेकिन प्लेंटिफ के वकील, आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं, सिर्फ पहले 2 बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं और बाकी को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। फैसले का तीसरा बिंदु यह है कि म्यूनिसिपल प्राइमरी कोर्ट ने निर्धारित किया कि डेविड थॉम्सन ये जानते हुए कि पैसा बैंक की संपत्ति है, फिर भी उस संपत्ति का इस्तेमाल हॉस्पिटल के बिल्स चुकाने के लिए किया। डिफेंडेंट डेविड थॉम्सन ने अभी बहुत साफ-साफ कहा कि बैंक छोड़ने के बाद डेविड को कोई खतरा नहीं था, फिर भी उसने पैसे लेकर हॉस्पिटल जाना चुना। इस बिंदु के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये डेविड का अपना व्यक्तिगत फैसला था, ना कि प्लेंटिफ के वकील द्वारा वर्णित दबाव की स्थिति। मैं प्लेंटिफ के वकील से पूछता हूं, जब आपके क्लाइंट को साफ-साफ पता था कि वो बैंक की संपत्ति है, तो उसने हॉस्पिटल जाना क्यों चुना, ना कि पुलिस को बुलाकर बैंक के पैसे सौंपना या सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तक इंतजार करना और फिर पैसे लौटाना? ये दिखाता है कि पहले उसे पता था कि ये बैंक से लूटे गए पैसे हैं। बैंक से निकलते ही डेविड खतरे से बाहर था और अब दबाव में बचाव की शर्तों को पूरा नहीं करता था। इन दोनों कारकों को मिलाकर क्या इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिता को बचाने के लिए बैंक के लूटे गए पैसों का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये मानव स्वभाव है। मैं डेविड की भावनात्मक चिंता और अपने पिता के लिए प्यार से इनकार नहीं करता, लेकिन तथ्यों और कानूनी दृष्टिकोण से डेविड के खिलाफ फैसले में कोई समस्या नहीं है। मार्कस की बात खत्म होने के बाद वो मेरी तरफ देखता है। वो आखिरी हिस्सा अनुमानिक था। वो जानता है कि इस केस ने काफी जनता की राय पैदा की है, इसलिए जनता की धारणा का ध्यान रखना होगा। जज जाओ थोड़ा सा सर हिलाती हैं। क्या प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के प्रतिवाद के संबंध में कोई आपत्ति या अलग विचार है? मार्कस मुझे चुनौती भरी नज़र से देखता है। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। सेंट्रल बैंक को हराने का पल आ गया है। जज साहिबा, मुझे डिफेंस ने जो उठाया है उस पर कोई आपत्ति नहीं है। डिफेंस वकील का नजरिया सही है, लेकिन एक चीज है जिसे डिफेंस वकील ने नजरअंदाज कर दिया है। मैं डिफेंस वकील से पूछना चाहूंगा, आप ये कैसे निर्धारित करते हैं कि डेविड के हाथों में जो पैसा है वो बैंक का है? डिफेंस वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट डेविड ने हॉस्पिटल की फीस चुकाने के लिए बैंक के पैसे लिए और इसका इस्तेमाल हमारे क्लाइंट डेविड के व्यक्तिगत इरादे को निर्धारित करने के लिए किया। लेकिन आप ये कैसे साबित करेंगे कि पैसा बैंक का है? मेरा प्रश्न मार्कस ली को पूरी तरह से हैरान कर देता है। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? बैंक कैसे साबित करे कि पैसा बैंक का है? ये सवाल बिल्कुल अजीब है ना सिर्फ मार्कस ली हैरान है, बल्कि कोर्ट रूम के कई दर्शक भी उलझन में हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, ये कमाल है। कितना तेज सवाल है। लाइव ट्रायल ब्रॉडकास्ट देख रहे दर्शक कई सेकंड्स के लिए हैरान रह जाते हैं। इसका क्या मतलब है? बैंक को साबित करवाओ कि बैंक का पैसा बैंक का है। इस वकील में कुछ दम है। ये केस एक ऐसी दिशा में जा रहा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कह सकता। मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या ये केस डेविड थॉम्सन के बारे में नहीं है? क्या ये डेविड की सजा कम करने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए? बैंक को तो हमला करना चाहिए। अब डेविड का वकील इतना आक्रामक क्यों हो रहा है? पता नहीं, लेकिन ये ट्रायल दिलचस्प है। इसे देखकर सच में मजा आ रहा है। मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं। चलो सुनते हैं प्रोफेसर स्टोन बाद में क्या कहते हैं।
कोर्ट रूम में मेरे जटिल सवाल ने मार्कस ली को पूरी तरह से चुप करा दिया है। एक पल के लिए वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सवाल करने के दृष्टिकोण से मेरा सवाल सच में बेजोड़ है, लेकिन तथ्यों के दृष्टिकोण से अगर लुटेरों ने बैंक से जो पैसा लूटा वो बैंक का नहीं है, तो क्या वो आसमान से गिरा था? एमिली कार्टर मुझे सोच समझ कर देखती है, जैसे उसे कुछ समझ आने लगा हो। जज पैट्रिशिया जियाओ अपना गैवल बजाती हैं और मुझे शांति से देखती हैं। क्या प्लेंटिफ के वकील के पास इस दावे का समर्थन करने के लिए सबूत या कानूनी आधार है? जी जज साहिबा, मैं पहले ट्रायल के रिकॉर्ड से एक डॉक्यूमेंट निकालता हूं जज साहिबा। ये पहले ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रदान किया गया सबूत है। प्रोसिक्यूशन द्वारा जमा किए गए सबूत के अनुसार उस समय बैंक में अफरा तफरी मची हुई थी। लुटेरों ने न सिर्फ बैंक से पैसे लूटे, बल्कि उन्होंने बैंक में लेन देन कर रहे ग्राहकों को भी लूटा और सब कुछ बोरिया में मिलाकर रख दिया। सर्वेलेंस फुटेज के अनुसार जिस लुटेरे ने डेविड को पैसे दिए थे, उसने बोरियों से बेतरतीब 2 बंडल कैश निकाले। इन 2 बंडल कैश को ये नहीं कहा जा सकता कि ये बैंक से लूटे गए पैसे हैं या उन ग्राहकों से लिए गए हैं जिन्होंने पहले ही अपने पैसे निकाल लिए थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। बैंक ये कैसे साबित करेगा कि ये पैसा बैंक का है? अगर वो साबित नहीं कर सकते तो बैंक ये स्थापित नहीं कर सकता कि मेरे क्लाइंट ने बैंक लूटने में हिस्सा लिया था। ये पैसा सच में लूट से हासिल किया गया था, लेकिन मेरे क्लाइंट ने नहीं लूटा था। लुटेरे ने पैसा मेरे क्लाइंट को दिया था। ज्यादा से ज्यादा मेरा क्लाइंट गलत तरीके से धन हासिल करने का दोषी है। कोर्ट रूम में हर कोई पूरी तरह से उलझन में दिखता है। आप सच में इस तरह से दलील दे सकते हैं? जज पैट्रिशिया जियाओ थोड़ा सा चिंतित होती हैं। कई सालों तक प्रिसाइडिंग जज के रूप में सेवा करने के बाद उन्होंने सैकड़ों केसेस की देखरेख की है। इस बार डेविड टॉमसन के लूट के केस का बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव है, इसीलिए कोर्ट के प्रेसिडेंट ने उन्हें प्रिसाइडिंग जज नियुक्त किया है। लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें एक ऐसे केस का सामना करना पड़ा है जिसकी प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है और इतने अजीब सवाल हैं। वो बैंक की तरफ देखती हैं। क्या बैंक के पास प्लेंटिफ के वकील के सवाल का खंडन करने के लिए कोई सबूत है? मार्कस ली इस समय बिल्कुल गुस्से में है। कब से? एक बैंक को ये साबित करना पड़ रहा है कि बैंक का पैसा बैंक का है। मार्कस ली सच में जोर से गाली देना चाहता है, लेकिन उसे पहले ही एक बार चेतावनी मिल चुकी है। अगर मामला गंभीर हुआ तो उसे ट्रायल से निकाल दिया जाएगा। कोई और विकल्प ना होने पर वो खुद को शांत करने पर मजबूर करता है। वो अपना हाथ उठाता है और बोलता है, जज साहिबा, मैं विपक्षी वकील की दलील पर आपत्ति जताता हूं। जब ग्राहक बैंक के अंदर होते हैं तो बैंक का अधिकार और जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करे। बैंक के ग्राहक अभी तक बैंक से बाहर नहीं गए थे, तो स्वाभाविक रूप से पैसा बैंक की जिम्मेदारी माना जाता है, क्योंकि बैंक को लूटे गए ग्राहकों के पैसे के नुकसान के लिए प्राथमिक या पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारी के बंटवारे के अनुसार अगर ग्राहकों ने बैंक प्रेमिसेस नहीं छोड़ा है तो पैसा स्वाभाविक रूप से बैंक का ही गिना जाएगा। लुटेरों ने जो भी लूटा, चाहे बैंक से या ग्राहकों से, बैंक प्रेमिसेस के अंदर वो बैंक की संपत्ति मानी जाती है। मार्कस ली गौर से प्लेंटिफ के वकील की सीट को देखता है, मेरे प्रति क्रोध से भरा हुआ। मैं बेखौफ होकर मुस्कुराता हूं और अपना हाथ उठाता हूं। जज साहिबा, सेंट्रल बैंक के इस दावे के संबंध में कि बैंक प्रेमिसेस नहीं छोड़ने वाले ग्राहकों के संपत्ति के नुकसान की भरपाई बैंक की जिम्मेदारी है, मैं आपत्ति जताता हूं। जज साहिबा, ये 6 महीने पहले का एक केस है। इस केस में एक बैंक ग्राहक शामिल था जो बैंक में पैसे निकाल रहा था। पैसा अभी अभी निकाला गया था कि उस पर एक इंतजार कर रहे लुटेरे ने हमला करके लूट लिया। लुटेरा बाद में पकड़ा गया, लेकिन पैसा पहले ही खर्च हो चुका था और वो व्यक्ति उसे वापस नहीं कर सकता था। तो ग्राहक ने, जिसने पैसे निकाले थे, उसने बैंक से मुआवजा मांगा और सेंट्रल बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हालांकि बैंक ने अपनी ट्रांजैक्शन के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं नीति का इस्तेमाल करते हुए दलील दी और दावा किया कि पार्टी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में विफल रही, जिसकी वजह से अंत में ग्राहक केस हार गया। क्या सेंट्रल बैंक इसे बैंक प्रेमाइसेस के अंदर ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा करना कहता है? क्या सेंट्रल बैंक का ये मतलब है कि बैंक ना छोड़ने वाले ग्राहकों के पैसे बैंक द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं और नुकसान बैंक द्वारा भरा जाता है? हम इस मामले पर इनकार की स्थिति बनाए रखते हैं। जज साहिबा, हम अनुरोध करते हैं कि उस केस के ग्राहक को गवाह के रूप में आने की अनुमति दी जाए। जज पैट्रिशिया जियाओ थोड़ा सा सर हिलाती हैं और अपना गैवल बजाती हैं। उनके बोलने के बाद प्लेंटिफ के वकील की गवाह की मांग मंजूर की जाती है। एक बेलिफ एक 40 या 50 साल की महिला को कोर्टरूम में ले आता है।
महिला कोर्टरूम में आती है और सीधा मार्कस ली को देखती है। किसी वजह से मार्कस ली को अचानक एक बुरा एहसास होता है। बेंच पर जज पैट्रिशिया जियाओ पढ़ती हैं। गवाह की जानकारी। गवाह मिस विल्सन है, उम्र 46 साल। क्या ये पहचान सही है? मिस विल्सन जोर से सर हिलाती हैं। जज साहिबा, मैं मिस विल्सन हूँ, पहचान सही है। पहचान की पुष्टि करने के बाद जज पैट्रिशिया जियाओ आगे कहती हैं, गवाह की पहचान सत्यापित हो गई है, कृपया संबंधित स्थिति का वर्णन करें। ये सुनने के बाद मिस विल्सन को जैसे एक मौका मिल गया हो। उसकी आवाज़ गरजदार थी। 6 महीने पहले मैंने सेंट्रल बैंक में पैसे जमा किए। ये रकम सेंट्रल बैंक के लिए शायद ज़्यादा ना लगे, $1.5 लाख। लेकिन वो पैसे मेरे पति और मैंने कई साल मेहनत करके अपने बेटे के लिए घर खरीदने के लिए बचाए थे। जैसे ही मैंने पैसे निकाले, किसी ने उसे छीन लिया। जब उन्होंने उस आदमी को बाद में ढूंढा तो पैसे पहले ही जा चुके थे। हमने अपने वकील की सलाह मानी और बैंक पर मुकदमा किया, लेकिन बैंक ने अपनी ट्रांजैक्शन के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं, नीति का इस्तेमाल किया और दावा किया कि मैं पैसों को ठीक से सुरक्षित रखने में विफल रही। जिम्मेदारी से इनकार कर दिया और मैं केस हार गई। आज एक बेहतरीन मौका है, मैं सेंट्रल बैंक से पूछना चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है? दोहरे मानक है ना? जब मैंने आप पर मुकदमा किया तो आपने कहा ट्रांजैक्शन के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जब आप पर मुकदमा हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि बैंक प्रेमिसेस के अंदर लूटे गए पैसे का मतलब है कि बैंक को ग्राहकों के नुकसान के लिए प्राथमिक या पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। और जिम्मेदारी के बंटवारे के अनुसार अगर ग्राहकों ने बैंक प्रेमिसेस नहीं छोड़ा है तो पैसा स्वाभाविक रूप से बैंक का ही गिना जाएगा। तो क्या आपको मेरे मेहनत के पैसे वापस नहीं करने चाहिए? बताओ, क्या आपको नहीं करने चाहिए? मिस विल्सन पहले शांति से सुनती हैं, लेकिन धीरे धीरे उत्तेजित हो जाती हैं और अंत में काफी सख्त गालियां देने लगती हैं। बेलिफ उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। कोर्टरूम और लाइव स्ट्रीम के दर्शक चर्चा करने लगते हैं। इस तरह से देखें तो सेंट्रल बैंक सच में दोहरे मानक रखता है। एक तरफ शिकार होने का दावा करना, दूसरी तरफ अपराधी होना। सेंट्रल बैंक से पाला पड़ना बस बदकिस्मती है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे बैंक इतने अजीब हैं। पता नहीं, लोग यहाँ कमेंट्स छोड़ सकते हैं कि कौन से बैंक से बचना है। कोर्टरूम में जज पैट्रिशिया जियाओ गवाह को अपने जज्बातों पर काबू खोते हुए देखती हैं और अपना गैवल बजाती हैं। प्लेंटिफ की गवाह को सलाह दी जाती है कि वो अपने जज्बातों पर काबू रखें। कोर्ट में डिफेंडेंट का अपमान करना अनुमत नहीं है, ये एक चेतावनी है। जज की आवाज़ सुनकर मिस विल्सन तुरंत अपने जज्बातों पर काबू पा लेती हैं। माफ़ कीजिए जज साहिबा, मैं कोर्ट में अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। जज पैट्रिशिया जियाओ कोई भाव नहीं दिखाती। मिस विल्सन, प्लेंटिफ की गवाह, क्या आपने अपनी गवाही पूरी कर ली है? जज साहिबा, मैंने पूरी कर ली है। बेलिफ, प्लेंटिफ की गवाह को बाहर ले जाओ। मिस विल्सन के कोर्टरूम से जाने के बाद जज पैट्रिशिया जियो मार्कस ली की तरफ देखती हैं। प्लेंटिफ की गवाह के इस दावे के संबंध में कि सेंट्रल बैंक प्रेमिसेस के अंदर ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा। क्या डिफेंडेंट सेंट्रल बैंक उस समय की स्थिति का अतिरिक्त विवरण देना चाहता है? मार्कस ली अपनी मुट्ठियां कस लेता है, खुद को शांत करने पर मजबूर करता है। ये ट्रायल उसके लिए सच में बहुत पीड़ादायक है। उसे यहाँ तक कि एहसास हो रहा है कि वो केस नहीं जीतेगा। लंबी सांस लेने के बाद वो शांत हो जाता है। जज साहिबा, प्लेंटिफ की गवाह ने अभी अभी कोर्टरूम में सेंट्रल बैंक का अपमान किया है, इसलिए मुझे प्लेंटिफ की गवाह की मानसिक स्थिति पर संदेह है। इसलिए मेरा मानना है कि प्लेंटिफ की गवाह ने कोर्ट में जो कहा वो कोर्टरूम सबूत मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्कस ली की बात खत्म होने के बाद वो अपने सामने मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखता है। उसे अचानक एक बुरा एहसास होता है। जैसे ही जज पैट्रिशिया जियाओ विचार करती हैं कि मार्कस ली की मांग मंजूर करे या नहीं, मैं अपना हाथ उठाता हूं। जज पैट्रिशिया जियाओ ये देखती हैं और पूछती हैं, क्या प्लेंटिफ के वकील को कुछ कहना है? मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूं और अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स उठाता हूं। गौर से देखने पर लगभग 1 दर्जन पन्ने दिखते हैं। मार्कस ली मुझे उलझन से देखता है। मैं मार्कस ली को मुस्कुराते हुए देखता हूं और आगे कहता हूं, जज साहिबा, हम डिफेंडेंट के वकील की मांग से सहमत हैं। हालांकि हमारे पास कई और गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ने ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा करने में विफल रहा है। मार्कस ली की भावनाएं कस जाती हैं। क्या तुम कभी रुकोगे? वो अपना आपा खो देता है। वो सच में अपना आपा खो देता है। मार्कस ली को नहीं पता कि वो अपनी वर्तमान मनोदशा का वर्णन कैसे करे। उसने अभी अभी कहा था कि विपक्षी गवाह को मानसिक समस्याएं हो सकती हैं,
और इस बिंदु पर बहस करने के बजाय मैं एक गवाह मटेरियल का ढेर निकाल लेता हूं। तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो? ये बिल्कुल बेकार है। मार्कस ली ने इतने सारे केसेस संभाले हैं और उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उसकी शांति पूरी तरह से टूट जाती है। मैं चुपचाप मुस्कुराता हूं। मार्कस ली को टूटते हुए देखकर, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं बन रहे थे? क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम मुझसे बहस करते रह सकते हो? मैं तुमसे अब बहस ही नहीं कर रहा हूं। तुम कहते हो इस गवाह को मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। दूसरों के बारे में क्या? उन सबको तो नहीं हो सकती है ना? आगे बढ़ो। क्या तुमने मुझे डॉन लॉ फर्म से नीचा नहीं दिखाया था, जो विवाह सलाह में माहिर है? विवाह सलाह में क्या गलत है? मैं अभी भी तुम्हें क्रिमिनल लिटिगेशन में पूरी तरह से खो सकता हूं। मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूं और आगे कहता हूं, जज साहिबा, हमारे पास जो सबूत हैं वो पर्याप्त रूप से ऐसी स्थितियों को दर्शाते हैं जहां बैंक ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा करने में विफल रहा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि डिफेंडेंट सेंट्रल बैंक के वकील की पिछली दलील खारिज कर दी जाए। थर्ड, जज पेट्रिशिया जियाओ अपना गैवल बजाती हैं। प्लेंटिफ द्वारा अनुरोध के लिए बताए गए कारण को अस्वीकार किया जाता है। आधार, बैंक का एक कानूनी दायित्व है कि वो ग्राहक संपत्ति की सुरक्षा करे। प्लेंटिफ द्वारा प्रस्तुत सबूत सार्वभौमिक प्रथा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अनुरोध स्वयं स्वीकार किया जाता है। स्वीकार करने का आधार, डिफेंडेंट सेंट्रल बैंक। बैंक ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। जिस पल वो गैवल बजाती हैं, जज पेट्रिशिया जाओ ने साफ साफ अपने तर्क को समझा दिया है। हालांकि ट्रायल लाइव स्ट्रीम देख रहे कुछ दर्शक इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं और सवाल उठाते हैं, प्रोफेसर स्टोन, इनकार और स्वीकार दोनों का क्या मतलब है? हाँ, मैं पूरी तरह से उलझन में हूं। प्रोफेसर स्टोन, कृपया समझाएं। प्रोफेसर रॉबर्ट स्टोन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और जज पेट्रिशिया जाओ के फैसले को समझाते हैं। प्लेंटिफ के बताए गए कारण को अस्वीकार करने का कारण ये है कि प्लेंटिफ के तर्क और सबूत ये सुझाते हैं कि बैंक की ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार बैंक को अपनी प्रीमाइसेस के अंदर ग्राहक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सेंट्रल बैंक का अपने शिकार हुए ग्राहकों के खिलाफ मुकदमा जीतना सार्वभौमिक प्रथा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगर तर्क स्वीकार किया जाता तो ये स्थापित हो जाता कि बैंक की ग्राहक संपत्ति की सुरक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर पूरी तरह से इनकार कर दिया जाता तो सेंट्रल बैंक ने इस मामले में अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया होता। जज ने इसे चतुराई से संभाला। प्लेंटिफ के बताए गए कारण को अस्वीकार करना कानून की गरिमा बनाए रखता है। अनुरोध स्वयं स्वीकार करना यह दर्शाता है कि सेंट्रल बैंक ने सच में अपने कर्तव्यों में कमी की है। सेंट्रल बैंक इस केस की शुरुआत से ही गलत दिशा में चला गया, पूरी तरह से विपक्षी दलील में फंस गया। प्रोफेसर रॉबर्ट स्टोन थोड़ा सा सर हिलाते हैं। मुझे डर है कि सेंट्रल बैंक ये केस हारने वाला है। सेंट्रल बैंक हारने वाला है। अगर प्रोफेसर स्टोन कहते हैं कि सेंट्रल बैंक हारेगा तो सेंट्रल बैंक का काम तमाम हो गया है। बिल्कुल, बस ये देखिए कि प्रोफेसर स्टोन कौन है। प्रोफेसर रॉबर्ट स्टोन कमेंट्स को देखते हैं और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। ठीक है, चलो आखिरी बयान और फैसला देखते हैं। कोर्ट रूम में जज पेट्रिशिया जियाओ के फैसले का सामना करते हुए मार्कस ली आपत्ति जताने के लिए अपना हाथ उठाता है। जज साहिबा, मुझे आगे बोलने और समझाने की अनुमति नहीं दी गई। मैं अनुरोध करता हूं कि पिछले फैसले को अमान्य घोषित किया जाए। अनुरोध अस्वीकार। मार्कस ली हैरान देखता है। अनुरोध अस्वीकार का क्या मतलब है? जज साहिबा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरा अनुरोध क्यों अस्वीकार किया गया है? फैसला जारी हो चुका है और डिफेंडेंट को सूचित कर दिया गया है। अनुरोध अस्वीकार। अगर डिफेंडेंट इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है तो ट्रायल के बाद एक प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान अनुरोध अस्वीकार है। अगर डिफेंडेंट का वकील इस विषय पर चर्चा करना जारी रखता है तो दूसरी चेतावनी जारी की जाएगी। मार्कस ली बेंच की तरफ देखता है, शक्तिहीन महसूस करते हुए, और धीरे धीरे शब्दों को निकालता है। जी जज साहिबा। जज पेट्रिशिया जज पेट्रिशिया जाओ की तरफ, खास तौर पर मार्कस ली की तरफ उदासीनता से देखती हैं, फिर मुझे देखती हैं और अपना गैवल बजाती हैं। अब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने आखिरी कोर्ट बयान देंगे। प्लेंटिफ के वकील कृपया अपना आखिरी बयान दें। जी जज साहिबा। एक कोर्ट बयान की मुख्य बात यह है कि क्या वो जज को प्रभावित कर सकता है, और मैंने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली है। भावनात्मक अपील की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस केस का फैसला निष्पक्ष रूप से किया जाता है तो हम हारेंगे नहीं और डेविड को सज़ा में कमी मिलेगी। जज पेट्रिशिया जाओ के बारे में मेरी पिछली समझ के आधार पर ये जज सबसे ज़्यादा कानूनी व्याख्या को महत्व देती हैं। मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूँ। सम्मानीय जज और जुडिशियल पैनल के सदस्य,
हमारे द्वारा जमा किए गए मुकदमे के मटीरियल और कोर्ट सबूत के आधार पर हमारे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कानूनी न्याय किसी अच्छे इंसान को गलत सज़ा नहीं देगा। जज पट्रिशिया जाओ मुझे संतुष्टि से देखती हैं और थोड़ा सा सर हिलाती हैं। प्लेंटिफ का बयान पूरा हो गया है, डिफेंडेंट अब अपना बयान दे सकता है। मार्कस ली जानता है कि ये आखिरी बयान सेंट्रल बैंक का आखिरी मौका है। मार्कस ली धीरे धीरे खड़ा होता है। सम्माननीय जज और जुडिशियल पैनल के सदस्य, इस मामले में हमारा सेंट्रल बैंक शिकार है। मेरा मानना है कि लोगों में करुणा होना स्वाभाविक है, लेकिन कानून निष्पक्ष है। हमारा सेंट्रल बैंक आखिरकार शिकार है। प्लेंटिफ का हमसे शिकार के रूप में मुआवजा प्रदान करने का अनुरोध पूरी तरह से अनुचित है। बयान पूरा। मार्कस ली का बयान सुनने के बाद जज पट्रिशिया जाओ डिफेंडेंट डेविड थॉम्सन की तरफ बेंच का सामना करते हुए उदासीनता से देखती हैं। डिफेंडेंट आखिरी बयान दे सकता है। डेविड ऊंची बेंच की तरफ देखता है, फिर मेरी दिशा में देखता है। सम्माननीय जज और जुडिशियल पैनल के सदस्य, मुझे इस ट्रायल पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। बयान पूरा। कोर्ट अब अवकाश में है। 30 मिनट का अवकाश। कोर्ट 30 मिनट में फिर से शुरू होगा फैसला सुनाने के लिए। जज पट्रिशिया जियाओ अपना गैवल बजाती हैं, अवकाश के चरण में प्रवेश करते हुए। जिस पल जज पट्रिशिया जाओ अवकाश की घोषणा करती हैं, सभी कोर्टरूम के कर्मचारी खड़े हो जाते हैं। जब जज पट्रिशिया जाओ और 3 जुडिशियल पैनल के सदस्य ऊंची बेंच से निकलते हैं। अवकाश के दौरान सभी आखिरी फैसले के बारे में चिंतित हैं जो घोषित किया जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति अपवाद है, मैं। एमिली कार्टर की हथेलियों में पसीना आ रहा है। ये उसका पहला मौका है कि वो व्यक्तिगत रूप से एक ट्रायल में शामिल हुई है। उसने मेरे कोर्टरूम के तर्क भी देखे। हालांकि तर्क खत्म हो गए हैं, आखिरी फैसला अभी भी अज्ञात है, इसलिए वो बहुत नर्वस है। एमिली कार्टर मुझे उत्सुकता से देखती है। अटर्नी, क्या आप आखिरी ट्रायल के नतीजे के बारे में नर्वस नहीं हैं? ये एक बड़ा केस है और ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। मैंने सुना है कि इससे काफ़ी हुलचल हो रही है। क्या आप बिल्कुल चिंतित नहीं हैं? मेरे मुंह का कोना थोड़ा सा मुड़ता है। इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जो फैसला होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। हम वो लोग नहीं हैं जिन्हें चिंता करनी चाहिए। अटर्नी ली को देखो, सेंट्रल बैंक के वकील के रूप में उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा नर्वस होना चाहिए। एमिली कार्टर मार्कस ली की तरफ देखती है, जो उसकी दिशा में देख रहा है और कहने से नहीं रोक पाती। अटर्नी। मार्कस ली हमें देख रहा लगता है। मैं ऊपर देखता हूं और देखता हूं कि मार्कस ली मुझे गुस्से, अनिच्छा, घबराहट और विभिन्न नकारात्मक भावनाओं से भरी आंखों से घूर रहा है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूं। अटर्नी ली के बारे में चिंता मत करो, वो बस आंखों की एक्सरसाइज कर रहा है। इस बीच अवकाश के बाद 3 जुडिशियल पैनल के सदस्य, प्रिसाइडिंग जज और 2 पैनल के सदस्य इस मामले के संबंध में आखिरी विचार विमर्श करते हैं। क्या आप दोनों की कोई राय है? जज पट्रिशिया जाओ दूसरे पैनल के सदस्यों की तरफ देखती हैं। उनमें से एक बोलता है, प्लेंटिफ के इस दावे के संबंध में कि डेविड बेगुनाह है। पहले ट्रायल में 20 साल की कैद की सज़ा, दूसरे ट्रायल ने इसे बरकरार रखा। अगर हमारा आखिरी अपील का फैसला बहुत अलग होता है तो क्या इससे विवाद नहीं होगा? दूसरा पैनल का सदस्य सहमत होते हुए सर हिलाता है। जज पट्रिशिया जाओ थोड़ा सा चिंतित होती हैं। फैसला कानून पर आधारित है। हमें पहले और दूसरे ट्रायल का संदर्भ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो प्रिसाइडिंग जज के फैसले का पालन करते हैं। अंत में तीनों सहमत हो जाते हैं कि जज पेट्रिशिया जाओ को आखिरी फैसला लेने दें। कोर्टरूम में 30 मिनट जल्दी से बीत जाते हैं। इस केस को फॉलो करने वाले सभी लोग उत्सुकता से आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जज पेट्रिशिया जाओ और 3 जुडिशियल पैनल के सदस्य कोर्टरूम में प्रवेश करते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं। कोर्टरूम में हर कोई खड़ा हो जाता है। मार्कस ली घबराहट से बेंच की तरफ देखता है। इस ट्रायल के परिणाम के बारे में उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और वो सिर्फ जज पेट्रिशिया जाओ द्वारा फैसला सुनाने का इंतजार कर सकता है। प्लेंटिफ की तरफ देखकर वो मेरी आरामदायक अभिव्यक्ति को देखता है और उसका दिल डूब जाता है। जज पेट्रिशिया जियो फैसले के दस्तावेज पकड़े हुए हैं और सबकी निगाहों के सामने धीरे धीरे बोलती हैं। ये मामला इस अदालत म्यूनिसिपल सुपीरियर कोर्ट द्वारा सुनी गई एक आखिरी अपील है। प्लेंटिफ डेविड थॉम्सन, डिफेंडेंट सेंट्रल बैंक। इस अदालत के पास इस मामले का अधिकार है। सभी लागू कानून घरेलू कानून पर आधारित हैं। हमारे क्रिमिनल कोड के अनुसार लूट के तत्वों में हिंसा,
जबरदस्ती या धमकी का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट संपत्ति लूटना शामिल है। प्रोसिक्यूशन का दावा कि प्लेंटिफ डेविड थॉम्सन लूट का साथी था, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। डेविड थॉम्सन ने लूट का आपराधिक कृत्य नहीं किया। हालांकि डेविड ने जानते हुए कि ये अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति है और फिर भी उसने अपने पिता के खर्चों के लिए उसका इस्तेमाल करने का चुनाव किया, जो परिस्थितियों और स्थिति की आवश्यकता के कारण अनुचित धन प्राप्ति और अवैध धन का स्थानांतरण और चोरी की संपत्ति को छिपाना गठित करता है। और ये ध्यान में रखते हुए कि डेविड उस समय बुनियादी तार्किकता खो चुका था, सजा कम कर दी जाती है। डेविड थॉम्सन को 6 महीने की कैद और 1 साल की परीक्षा पर सजा सुनाई जाती है और उसे अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति को लौटाना होगा। सेंट्रल बैंक से मुआवजे के लिए प्लेंटिफ के दावे के संबंध में सेंट्रल बैंक सच में इस मामले में शामिल है। सेंट्रल बैंक को डेविड थॉम्सन से माफी मांगने का आदेश दिया जाता है। बाकी सभी दावे खारिज किए जाते हैं। डिफेंडेंट के दावों के संबंध में सभी खारिज किए जाते हैं। ये आखिरी अपील का फैसला है। हमारे प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार ये अदालत लिखित फैसले को स्थगित होने के 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों को पहुंचाएगी। गैवल गिरता है, अदालत स्थगित होती है। जज पट्रीशिया जियो के शब्दों के साथ आखिरी अपील समाप्त होती है। आखिरी फैसला सुनकर मार्कस ली पूरी तरह से टूट जाता है। हार गए। सेंट्रल बैंक हार गया और पूरी तरह से हार गया। न सिर्फ डेविड को लूट का दोषी नहीं ठहराया गया, पहले और दूसरे ट्रायल के फैसलों को पलट दिया गया, बल्कि सजा सिर्फ 6 महीने है। न सिर्फ 6 महीने बल्कि प्रोबेशन। प्रोबेशन का क्या मतलब है? डेविड को जेल जाना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक डेविड कानून का पालन करता है और कोई अपराध नहीं करता, ये सज़ा मूल रूप से कुछ भी नहीं है। जिस पल फैसला सुनाया जाता है, मार्कस ली, सेंट्रल बैंक का वकील, लगभग अपना दिमाग खो देता है। सेंट्रल बैंक की लीगल डिपार्टमेंट ऑफिस में डायरेक्टर विंसेंट शॉ ट्रायल लाइव स्ट्रीम देखता है। जब वो ये फैसला सुनता है तो वो एक पल के लिए हैरान रह जाता है, फिर एक लंबी सांस लेता है। ट्रायल लाइव स्ट्रीम देखते समय उसे एक धुंधला सा एहसास था कि ये ट्रायल शायद हार जाएगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि फैसला इतनी तबाही भरी हार होगी। डेविड को प्रोबेशन मिलना एक बात है, लेकिन सेंट्रल बैंक को भी डेविड से माफी मांगनी होगी। ये कौन संभाल सकता है? एक पल के लिए डायरेक्टर विंसेंट शॉ को कोई आइडिया नहीं है कि अगर वो विलियम रॉस को इस ट्रायल के नतीजे के बारे में बताएगा तो क्या होगा। वो पहले से ही कल्पना कर सकता है कि वो उसी समय अपने निजी सामान के साथ बाहर निकल रहा होगा। सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट के ऑफिस में विलियम रॉस ट्रायल लाइव स्ट्रीम को बंद होते हुए देखता है और बिल्कुल गुस्से में है। वो गुस्से से लीगल डिपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है। विंसेंट शॉ, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्या तुमने नहीं कहा था कि सेंट्रल बैंक जरूर जीतेगा और जनता की राय में जीत हासिल करेगा? क्या तुम इसे जीत कहते हो? पहले विलियम रॉस ने लीगल डिपार्टमेंट में डायरेक्टर विंसेंट शॉ के साथ ट्रायल लाइव स्ट्रीम देखा था और बहुत परेशान था। लेकिन प्रेसिडेंट के ऑफिस में वापस आने के बाद वो अभी भी चोरी छुपे ट्रायल लाइव स्ट्रीम देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ ये नहीं है कि वो केस जीत सकते हैं या नहीं, ये सेंट्रल बैंक की रेप्यूटेशन से जुड़ा है। सेंट्रल बैंक सिर्फ एक क्षेत्रीय बैंक है। अगर उसकी रेप्यूटेशन खराब होती है तो बैंक को अनंत नुकसान होगा। पूरा ट्रायल लाइव स्ट्रीम देखने के बाद विलियम रॉस की मनोदशा को सिर्फ एक रोलर कोस्टर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नहीं, वो सिर्फ गिरता है, गिरता रहता है और गिरता रहता है जब तक कि वो सुन्न हो जाए। ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं है। जिस पल फैसला सुनाया जाता है, विलियम रॉस और बर्दाश्त नहीं कर पाता और लीगल डिपार्टमेंट में डायरेक्टर विंसेंट शॉ से सामना करने जाता है। डायरेक्टर विंसेंट शॉ अंदर से गलत महसूस करता है। कौन सोच सकता था कि विवाह सलाह पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक नया वकील क्रिमिनल लिटिगेशन में इतना तेज हो सकता है, पूरे ट्रायल पर हावी हो सकता है, खास तौर पर पेट्रिशिया जियाओ जैसे अनुभवी प्रिसाइडिंग जज से सामना करना। आखिरी फैसला तर्कसंगत और सबूत आधारित है। अपील करने का कोई रास्ता नहीं है। प्रेसिडेंट रॉस, इस बात हमारे बैंक के लीगल डिपार्टमेंट की गलती थी। हालांकि हम विफल रहे, हम पूरी तरह से विफल नहीं हुए। हारने का नतीजा सिर्फ एक साधारण माफी है। जब तक हम जनता की राय में जीत हासिल करते हैं, सेंट्रल बैंक अंत में फिर भी जीत जाएगा। विलियम रॉस अपनी आंखें से कोड़ता है। जनता की राय? कौन सी जनता की राय? हमारे बैंक को माफी मांगने का आदेश दिया गया है और तुम अभी भी जनता की राय के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? केस हारने के बाद तुम जनता की राय कैसे जीतोगे? डायरेक्टर विंसेंट शॉ परेशान दिखता है। वो बस हवा में बात कर रहा था और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जनता की राय में जीत कैसे हासिल की जाए। उसके पहले के शब्द पूरी तरह से विलियम रॉस को खुश करने के लिए थे।
अगर हमारे बैंक की रेपुटेशन और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है तो तुम लीगल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रूप में अपना सामान पैक करने की तैयारी कर सकते हो। डायरेक्टर विंसेंट शॉ कुछ और कहना चाहता है, लेकिन विलियम रॉस उसे कोई मौका नहीं देता और लीगल डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। डायरेक्टर विंसेंट शॉ का चेहरा उदास है। सब कुछ फूल प्रूफ होना चाहिए था, लेकिन कौन सोच सकता था कि ये अनपेक्षित बाधा आएगी। ट्रायल सीन पर स्थगित होने की घोषणा के बाद जज पट्रिशिया चाओ और दूसरे 2 जुडिशियल ऑफिसर्स कोर्ट रूम से निकल जाते हैं क्योंकि डेविड को मौके पर बेगुनाह नहीं घोषित किया गया है और उस पर अभी भी अनुचित धन प्राप्ति और अवैध धन के स्थानांतरण का संदेह है, भले ही वो प्रोबेशन पर हो। जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और डेविड को बेलिफ्स द्वारा ले जाया जाता है। एमिली कार्टर मुझे उत्साह से देखती है। अटॉर्नी, हम ये केस जीत गए, हम जीत गए। डेविड को सजा हुई, लेकिन वो सिर्फ कुछ महीनों की है और वो प्रोबेशन पर है। पहले और दूसरे ट्रायल से 20 साल की कैद की सजा की तुलना में ये ट्रायल कहा जा सकता है। हमारे लिए एक बड़ी जीत है। अटॉर्नी एमिली कार्टर अपने पैरों पर थोड़ा सा उछलती है। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा है। मैं एमिली कार्टर की तरफ देखता हूँ जो बहुत उत्साहित है और थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि हम ये केस जरूर जीतेंगे? जज पट्रिशिया जियाओ का फैसला हमेशा मेरी उम्मीदों के अंदर था। पहले हैरल्ड टॉमसन ने जिस वकील को हायर किया था वो बहुत अनुभवी नहीं था। इस मुकदमे में सच में कई मुख्य मुद्दे थे जो नहीं उठाए गए थे। केस का मुख्य बिंदु ये था कि क्या डेविड ने सच में लूट की थी। जब तक इस बिंदु को खारिज कर दिया जाता है तो सेंट्रल बैंक और प्रोसिक्यूशन के आरोप पूरी तरह से खारिज हो जाते हैं। प्रिसाइडिंग जज का रवैया भी है। डेविड का केस बहुत खास है। आखिरी अपील अक्सर पहले और दूसरे ट्रायल के फैसलों पर विचार करती हैं। खुशकिस्मती से जज पट्रिशिया जाओ एक अनुभवी प्रिसाइडिंग जज हैं जो कानूनी निष्पक्षता को दृढ़ता से बनाए रखती हैं। अंत में ये नतीजा मिलना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। ठीक है, इतना उत्साहित मत हो। जल्दी से मटेरियल ऑर्गेनाइज करो। अभी भी कुछ संबंधित मामले हैं जिन्हें संभालना है। हमारे पास अभी भी काम है। जी अटॉर्नी। एमिली कार्टर अपने उत्साह को दबाती है और कर्तव्य निष्ठा से मटेरियल ऑर्गेनाइज करना पूरा करती है। फिर मेरे पीछे चलती है, कोर्टरूम से निकलने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ मार्कस ली मुझे स्थिर रूप से घूरता है। उसकी आंखें या तो तबाही या नफरत भरी ईर्ष्या दिखाती हैं। जब हम पास से गुजरते हैं, एमिली कार्टर धीरे से फुसफुसाती है, अटॉर्नी, सेंट्रल बैंक के लीगल डिपार्टमेंट से वो मार्कस ली आपसे बहुत असंतुष्ट लगता है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूं। हम बस अपना रास्ता चलेंगे। जी अटॉर्नी। ये बातचीत सुनकर मार्कस ली इतना गुस्से में है कि वो खून उगलने वाला है। केस हारने की बात अलग है, लेकिन क्या तुम दोनों मेरे पास से गुजरते समय और धीरे से फुसफुसा सकते हो? इतने पास, इतनी जोर से, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकता? कोई मदद नहीं कर सकता। हार तो हार है। कोर्ट में कितना भी गुस्सा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी अपील का नतीजा पहले ही आ चुका है। मार्कस ली के ट्रायल मटेरियल ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरे पीछे चलता है और कोर्ट हाउस से बाहर निकलता है। कोर्ट हाउस के बाहर रिपोर्टर्स उत्सुकता से इंटरव्यू करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ तो मौके पर अपने एडिटर्स को सूचित करने के लिए कॉल भी कर रहे हैं, हेडलाइंस तैयार कर रहे हैं। चौंका देने वाला, डेविड टॉमसन केस ने नाटकीय मोड़ लिया। सेंट्रल बैंक, सच में न्याय अंत में जीत जाता है। सेंट्रल बैंक न्याय के फैसले का सामना करता है और इस तरह के टाइटल्स। जब मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकलता हूं तो कई मीडिया आउटलेट्स उमड़ पड़ते हैं, कैमरा लेकर और माइक्रोफोन मेरी तरफ बढ़ाकर। अटॉर्नी, इस बार कोर्ट में आपके मुकदमे की दलीलों पर आपके क्या विचार हैं? आपको बैंक को ये साबित करवाने का आइडिया कैसे आया कि बैंक का पैसा बैंक का है? अटॉर्नी, हम समझते हैं कि आपकी लॉ फर्म सिर्फ एक विवाह सलाह केंद्र है। आपने इस क्रिमिनल मुकदमे में इतना शानदार प्रदर्शन कैसे किया? रिपोर्टर्स को कैमरा लेकर और सवाल पूछते हुए मेरा पीछा करते देखकर मैंने अपना सूट थोड़ा सा ठीक किया। हालांकि हमारी फर्म एक विवाह सलाह केंद्र है, हमारे वकील क्रिमिनल, सिविल और आर्थिक विवादों में माहिर हैं और सभी तरह के कानूनी मामलों को संभालते हैं। इसीलिए हम ये केस जीते। अगर किसी को कानूनी प्रतिनिधित्व की जरूरत है तो कृपया पहले डॉन लॉ फर्म पर विचार करें। इस विज्ञापन के बाद मैं जल्दी से एमिली कार्टर के साथ वहां से निकल जाता हूं। सीन पर सिर्फ सेंट्रल बैंक के कर्मचारी ही रह जाते हैं। इस समय कुछ मीडिया आउटलेट्स को एक नई कहानी का अंदाजा हो जाता है और वो कैमरा लेकर मार्कस ली के पास जाते हैं। अटॉर्नी ली, ट्रायल से पहले इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद अंत में एक अनजान लॉ फर्म से हारने पर आपको कैसा लग रहा है? आपने कहा था कि
सेंट्रल बैंक की जीतने की संभावना का मतलब है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पहले से ही दिल में पता था कि सेंट्रल बैंक का हारना तय है? अटर्नी ली, क्या आपके प्लेंटिफ के वकील के साथ कोई आर्थिक संबंध है? मार्कस ली का चेहरा काला हो जाता है, उसका मुंह लगातार फड़कता रहता है। इसका क्या मतलब है? क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं एक भेड़िया हूं? मार्कस ली का दिमाग खराब होने वाला है। दूसरे रिपोर्टर्स इस विस्फोटक सवाल को सुनते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। खबरों के प्रति उनकी स्वाभाविक संवेदनशीलता के साथ वो मूल रूप से जाल बिछा रहे हैं। कुछ बेईमान सनसनी फैलाने वाले मीडिया रिपोर्टर्स जल्दी से मार्कस ली के चारों तरफ घूम जाते हैं। पिछली बार के विपरीत मार्कस ली कोर्ट रूम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रवेश करता है, लेकिन न सिर्फ केस हार कर निकलता है बल्कि उसके दिल में बेरहमी से चुरा भी घोंपा जाता है। डेविड थॉम्सन के ट्रायल के खत्म होने के बाद प्रमुख मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। सभी के पास सेंट्रल बैंक को निशाना बनाने वाले यादगार कोट्स होते हैं। बैंक कैसे साबित करे कि बैंक का पैसा बैंक का है, जल्दी से वायरल हो जाता है। सेंट्रल बैंक की रेपुटेशन और छवि को बहुत बड़ा नुकसान होता है और इस समय एक तुलनात्मक वीडियो भी पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। वीडियो मार्कस ली के कॉन्फिडेंट होकर बोलने से शुरू होता है। जीतने की संभावना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि हर कोई इसका फैसला खुद कर सकता है। वीडियो मार्कस ली के गरिमा से पीछे हटने वाली तस्वीर के साथ खत्म होता है। असल में शुरुआत से ही सेंट्रल बैंक के वकील ली को पता था कि सेंट्रल बैंक ये केस हारेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रशंसनीय हैं। अकेले सेंट्रल बैंक के रैंक्स में घुसकर एक विवाह सलाह लॉ फर्म को जीत दिलाने में मदद करना, सेंट्रल बैंक की रेपुटेशन को पलटना, ये क्या है? ये 10 साल तक अंडरकवर रहना है, सब कुछ इस एक पल के लिए। एक बार वीडियो पब्लिश होने के बाद ये तुरंत बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें कई नेटिजन कमेंट्स में मजाक उड़ाते हैं। ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि एक वकील दुश्मन के रैंक्स में घुस गया। ये ऑपरेशन सच में प्रभावशाली है, कमाल है। ऐसा स्पिन भी होता है। एक बेईमान वकील को इस तरह से सफेद पोश किया जा सकता है, कोई मदद नहीं कर सकता। इंटरनेट ऐसा ही है। सच जानने वाले नसिनेंस भी मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाते। ये कैप्शन शानदार है। 10 साल तक दुश्मन में घुसना, सब कुछ एक चाल के लिए, मेरी वापसी का इंतजार करना। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगला प्रतियोगी कृपया। सेंट्रल बैंक की आंतरिक बैठक में विलियम रॉस वीडियो उठाता है। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, बैंक का खाना खाना, बैंक का पानी पीना, बैंक आपको किस लिए पैसे दे रहा है? मैं अभी घोषणा कर रहा हूं कि मार्कस ली बैंक की छवि पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव डालने के कारण यहां से आधिकारिक रूप से निकाल दिया जाता है। तुम अपना सामान लेकर जा सकते हो। मार्कस ली वीडियो कंटेंट को देखता है, पूरी तरह से हैरान। मैं इस तरह से वायरल हो गया। ठीक है, अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मैं छोड़ दूंगा। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती। वो तुरंत अपना सामान पैक करता है और सेंट्रल बैंक छोड़ देता है। सेंट्रल बैंक को लाइव स्ट्रीम ट्रायल से बड़े पैमाने पर परिणामों का सामना करना पड़ता है। बैंक की रेप्यूटेशन पतल में चली जाती है। उन्हें अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। वो उन सभी क्लाइंट्स को मुआवजा देते हैं जिन्होंने पहले केस हारे थे और जिनके सामान बैंक में गायब हो गए थे, अपनी रेप्यूटेशन पर नुकसान नियंत्रण का प्रयास करते हुए। सेंट्रल बैंक के नुकसान नियंत्रण के प्रयास जनता की राय पर सिर्फ न्यूनतम प्रभाव डालते हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक मीडिया आउटलेट्स को खरीदने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करता है, कथा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश नेटिजन बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। जनता की राय को ठंडा करने के लिए काफ़ी धन खर्च करने के बाद उन्हें अंत में कुछ परिणाम मिलते हैं, लेकिन फिर कानूनी टिप्पणीकार प्रोफेसर रिचर्ड लो एक वीडियो जारी करते हैं जिसका नाम है इस साल मैंने देखा सबसे शानदार कोर्ट डिफेंस। वीडियो डेविड थॉम्सन के केस का विश्लेषण करता है। एक प्रसिद्ध कानूनी टिप्पणकार के रूप में प्रोफेसर रिचर्ड लुओ ऑनलाइन बड़े पैमाने पर प्रभाव रखते हैं। हर वीडियो जो वो जारी करते हैं उसे भयानक रूप से उच्च शेयर्स और व्यूज मिलते हैं। जिस पल ये वीडियो गिरता है, सेंट्रल बैंक का भुगतान किया हुआ मीडिया कवरेज तुरंत शांत हो जाता है। वीडियो में प्रोफेसर लुओ कोर्टरूम से कानूनी ज्ञान को विस्तार से तोड़ते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि वकील ने कुछ खास कोनों से दलील क्यों दी और ट्रायल के मुख्य मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। हालांकि ट्रायल वीडियो सेंट्रल बैंक का नाम धुंधला कर देता है। इस नो में हर कोई पहचान लेता है कि ये सेंट्रल बैंक है। बैंक की रेप्यूटेशन को एक और बड़ा झटका लगता है। इंटरनेट के बस की तुलना में डॉन लॉ फर्म बहुत शांत रहता है। केस जीतने के पहले 2 दिनों में काफ़ी लोग कानूनी मामलों पर सलाह लेने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ बातें करते हैं,
काम कुछ नहीं, वो कुछ मुफ्त कानूनी सलाह लेने की कोशिश करने आते हैं। एक बार जब उन्हें पता चलता है कि फीस है तो ज्यादातर भाग जाते हैं, एक भी केस नहीं। कुछ महिलाएं खास तौर पर मुझसे विवाह के मुद्दों पर सलाह लेने आती हैं। मैं उन सबको एमिली के पास भेज देता हूँ। महिलाएं महिलाओं से बेहतर जुड़ती हैं, है ना? एमिली को सलाह संभालने देना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब ये सलाहकार देखते हैं कि एमिली उन्हें प्राप्त कर रही है किसी वजह से, वो अक्सर 15 मिनट से भी कम समय के बाद जल्दी से चली जाती हैं। अगले 2 दिनों में बज़ कम होने के बाद सलाह में काफ़ी कमी आती है। खाली समय में मैं लगभग 5000 UN खर्च करके लोगों को काम पर रखता हूँ। 2 दिनों में उन्होंने लॉ फर्म को एक सामान्य मरम्मत दी। कम से कम बाहर से ये पहले से कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। मैं कुछ बुनियादी ऑफिस सामान पर 5000 और खर्च करता हूँ। कुल मिलाकर फर्म अब सच में एक ठीक ठाक लॉ ऑफिस लगती है। हाँ, पहले से कहीं बेहतर। मैं संतुष्टि से सर हिलाता हूँ। हालांकि फर्म सुनसान रहती है, कोई केस नहीं आता। लगता है इंटरनेट पर विज्ञापन बहुत प्रभावी नहीं है। वो मीडिया विज्ञापन भी काम नहीं कर रहे हैं। इस दौरान मुझे दूसरे फर्म्स में क्रिमिनल केसेस संभालने के लिए कई निमंत्रण मिले। लेकिन असल में लेने के लिए कोई केस नहीं, लेकिन दूसरों के लिए काम करना अपने बॉस होने जितना आरामदायक नहीं है। मैंने उन सबको मना कर दिया। दोपहर के लगभग 1:30 बजे ट्रायल खत्म होने के 10 दिन बाद सूरज तेज चमक रहा है। बाहर का मौसम थोड़ा उमस भरा लग रहा है। मैं एयर कंडीशनिंग में चाय पी रहा हूँ। एमिली प्रोफेसर लो के वीडियोस के नीचे फर्म के लिए विज्ञापन पोस्ट करने में व्यस्त है। विज्ञापन का तरीका सरल और सीधा है, कोई फालतू की चीजें नहीं। वो कमेंट्स छोड़ती है। इस केस को जीतने वाला वकील डॉन। लॉ फर्म से हाय। हमारे वकील बहुत कुशल हैं, सिविल और क्रिमिनल कानून दोनों में माहिर हैं। कानूनी मामलों के लिए डॉन लॉ फर्म आपका सबसे अच्छा विकल्प है। आधे घंटे बाद एमिली कॉपी पेस्ट करने से सुन्न हो जाती है। वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाती, अटॉर्नी सू, क्या इस तरह से विज्ञापन करना सच में काम करता है? हमारे कमेंट्स का कोई प्रभाव नहीं लगता, प्राइवेट मैसेजेस में बिल्कुल भी कोई गतिविधि नहीं है। बिल्कुल, ये काम करता है। हालांकि सिर्फ एक पोस्ट करने से शायद ज़्यादा प्रभाव ना हो, इसीलिए आपको लगातार लगे रहना होगा। इसके अलावा क्या तुम और केस संभालना और लिटिगेशन अनुभव हासिल करना नहीं चाहती ताकि तुम सर्टिफाइड होने के बाद एक टॉप अटर्नी बन सको? मैं इस युवा जोशीले इंटर्न वकील को पूरी गंभीरता से प्रोत्साहित करता हूँ। मैं चाहती हूँ तो लगे रहो। जी अटर्नी सू पूरी तरह से जोश में है। एमिली कमेंट्स कॉपी पेस्ट करना जारी रखती है। मैं तारीख पर एक नज़र डालता हूँ। डेविड को आज अपनी प्रोबेशन प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी चाहिए थी। हैरल हमें आज अटर्नी फीस तय करने पर सहमत हुए थे। समय का अनुमान लगाते हुए उन्हें जल्दी ही आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। जब मैं सोच रहा था, हैरल्ड और मार्गरेट धीरे धीरे डॉन लॉ फर्म के प्रवेश द्वार के पास आते हैं, डेविड के सहारे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें फैली हुई हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहीं। उनके बेटे की 20 साल की सज़ा प्रोबेशन में बदल गई। इस बुजुर्ग जोड़े के लिए मैं उनके बचाने वाले से कम नहीं हूँ, वरना उनकी उम्र को देखते हुए वो अपने बेटे को रिहा होते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहते। डेविड का मुंह भी मुस्कुराहट में खिंच जाता है। इस केस ने उसे मेरी लिटिगेशन क्षमताओं को पहचानने में मदद की। मेरे बिना जब तक वो बाहर आता, वो समाज से पूरी तरह से अलग हो जाता। वो मेरे प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस करता है, बुजुर्ग जोड़े को सहारा देते हुए जब वो लॉ फर्म में प्रवेश करते हैं। हैरल्ड डेविड के सहारे से मुक्त होकर ऑफिस के अंदर जाता है। डेविड लगभग उसके साथ नहीं रह पाता। फर्म के नए सोफे पर मैं टॉमसन परिवार के सामने 3 बोतल मिनरल वाटर रखता हूँ। साथ ही मैं फैसला डेविड को देता हूँ। ये ट्रायल से आखिरी फैसला है। मैंने इसे यहाँ तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। इसे सुरक्षित रखो, इसे मत खोना। डेविड सावधानी और गंभीरता से फैसले को बार मोड़ता है। उसे लगभग पॉकेट के आकार में मोड़ता है, फिर उसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है। वो अपने बैकपैक से एक काला बैग निकालता है। अटॉर्नी सू, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अटॉर्नी फी लगभग 1 लाख युआन है। मेरे पिता और मैंने इस पर चर्चा की थी। अगर आप नहीं होते अटॉर्नी सू, तो मैं कम से कम 1 दर्जन साल देख रहा होता। अब ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए प्रोबेशन है। ये 1,20,000 है। मैं जानता हूँ कि ये आपने जो किया है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन कृपया इसे हमारी कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करें। डेविड मजबूती से पैसे मेरे हाथों में थमा देता है। हैरल्ड और मार्गरेट चिंतित हैं कि मैं मना कर सकता हूँ। साइड से बोलते हैं, अटॉर्नी सू, हम इस केस के लिए पूरी तरह से आपके आभारी हैं। दूसरे वकीलों की फीस की तुलना में ये पहले से ही बहुत कम है। कृपया इसे स्वीकार करें। बिल्कुल सही। आपने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कृतज्ञता फीस ज्यादा नहीं है। मैं कोई औपचारिकता नहीं करता।
इस तरह के केस के लिए अटर्नी जिन ने अपील में 1,88,000 चार्ज किए थे। मैंने डेविड को जेल से पूरी तरह से बाहर निकलवाया। ये रकम ज्यादा नहीं है। अटर्नी फीस आमतौर पर केस की कठिनाई पर आधारित होती हैं। मुझे पैसे स्वीकार करते देखकर डेविड राहत की सांस लेता है, जैसे कुछ याद आ गया हो। वो पूछता है, अटर्नी सू, क्या आप वैवाहिक कानून से परिचित हैं? मैं डेविड की तरफ देखता हूँ। तुम तलाक के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हो? मेरी आंखें उससे मिलती हैं। डेविड अपनी सीट पर थोड़ा सा हिलता है, जिससे नया सोफा चरमराता है। मेरे सवाल का सामना करते हुए वो अपना सर हिलाता है। अटर्नी सू, मैं अभी भी प्रोबेशन पर हूँ। मुझे डर है कि मुकदमा दायर करने से परेशानी होगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक तलाक का केस रेफर करना चाहता हूँ। ये मेरा बचपन का दोस्त है। उसे तलाक के लिए आवेदन करना है। अटॉर्नी सू, अगर आप तलाक के केस संभालते हैं तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूं। डेविड की सिफारिश सच्ची सोच विचार दिखाती है। जब कोई केस सामने आता है तो पहले मेरे बारे में सोचना। वो एक मजबूत दोस्त है। कुछ दिन पहले मैंने वो केस कोर्ट में जीता था और मीडिया रिपोर्टर्स के सामने अपनी फर्म का प्रचार किया था। प्रचार जोर शोर से था, फिर भी कोई केस नहीं। मीडिया सिर्फ विस्फोटक हेडलाइंस की परवाह करता है। नेटिजन्स सिर्फ नाटकीय ट्रायल्स की परवाह करते हैं। इस तरह के प्रचार के जरिए केस मिलना मैं साफ साफ था। मैं ज्यादा ही सोच रहा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि डेविड की आज की मुलाकात एक अनोखा सरप्राइज लाएगी। डिवोर्स केसेस हमारी फर्म की खासियत हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए, है ना? डेविड अपना सर खुजलाता है। मुझे लगा आप एक स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉयर हैं। वो सही है, मैं एक स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉयर हूँ और मैं सिविल मैट्रिमोनियल लॉ में भी एक्सपर्ट हूँ। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, मैं जो हूँ वही हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। अटॉर्नी सू, आपके इस केस में होने से मेरे दोस्त की तलाक की उम्मीद जाग गई है। वो अपने दोस्त के संभावित तलाक को लेकर काफ़ी खुश लग रहा है। क्या तुम मुझे अपने दोस्त की हालत के बारे में बता सकते हो? तुम उसे तलाक मिलने पर काफ़ी खुश दिख रहे हो। क्या वो किसी नर्क से आज़ाद हो रहा है? मेरे दोस्त के तलाक को नर्क से आज़ादी कहने पर डेविड का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया, अपनी पत्नी के बारे में बात करने से भी ज़्यादा। अगर उसका तलाक हो गया तो ये सिर्फ नर्क से आज़ादी से कहीं ज़्यादा होगा। डेविड ने सोफा पर अपना मुक्का मारा। एक मुक्के के बराबर का गड्ढा लगभग 2 सेंटीमीटर गहरा तुरंत बन गया। माफ़ कीजिए अटॉर्नी सू, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। बात बस ये है कि मेरे दोस्त की पत्नी, मुझे नहीं पता उसका वर्णन कैसे करूं। वो बिल्कुल हद से ज़्यादा अजीब है। आपने ऑनलाइन उन अजीब लोगों को देखा है? वो उनसे भी बुरी है। क्या आप समझ सकते हैं अटॉर्नी सू? इसलिए मैं इतना गुस्से में हूँ। मुझे बस अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है। डेविड की आंखों में दर्द की एक झलक है। हाँ, दर्द, उस दर्द के लिए जो उसका दोस्त झेल रहा है। अपने नए खरीदे हुए सोफा को देखकर मुझे भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। अभी खरीदा था, 800 युआन का। बिल्कुल नया। अभी उसका बचाव रोक दो, पहले अपने दोस्त की स्थिति बताओ। मैं अपना सूट थोड़ा ठीक करता हूँ और एमिली को नोट्स लेने के लिए बुलाता हूँ। डेविड ने जोर से सर हिलाया और स्थिति बताना शुरू किया। मेरा दोस्त एक शरीफ आदमी है, एक प्रोग्रामर है, महीने के लगभग 20,000 कमाता है। वो शहर के एक डेमोलेशन परिवार से है। उसके पास 3 अपार्टमेंट्स हैं, एक उसके पेरेंट्स के लिए, एक उसके और उसकी पत्नी के लिए, और एक जो पहले किराए पर था। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि एक साथी उसे किराए पर लेना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे किराए पर देना बंद कर दिया। उस साथी को देने के लिए, लेकिन पता चला कि उसकी पत्नी ने चुपके से वो अपार्टमेंट अपने भाई को दे दिया। उसकी पत्नी शहर से बाहर की है। उसका परिवार थोड़ा गरीब है। वो लगभग 30 साल की है, 5 फुट 3 इंच, 120 पाउंड्स, महीने के 3,000 कमाती है, और उसके 2 छोटे भाई हैं। उसके पेरेंट्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी या कुछ नहीं है, बस छोटे मोटे काम करते हैं, महीने के लगभग 2,000 कमाते हैं। उसके 2 भाई, एक ने मिडिल स्कूल छोड़ दिया और अपने माँ बाप पर बोझ है। दूसरे ने 1 साल पहले कॉलेज खत्म किया और अब तक कोई काम नहीं मिला। मेरा दोस्त एक आम शरीफ आदमी है। वो अपनी पूरी सैलरी अपनी पत्नी को सौंप देता है। वो महीने से महीने का गुजारा करते हैं। वो सब खर्च कर देती है, उसके पैसे भी। मेरा दोस्त एक एक करके सिगरेट खरीदता है, रोजाना बचत करता है ताकि एक स्मोक अफोर्ड कर सके। जितना ज्यादा मैं सुनता हूं उतना ही ये अजीब लगता है। उसे इस सब से मिल क्या रहा है? एमिली, जो नोट्स ले रही है, डेविड की बातें सुनती है और अपनी भौवें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाती। उसे लगता है ये बहुत ज्यादा है, ये कोई शादी नहीं है। क्या पति पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है? ये ख्याल अचानक एमिली के दिमाग में आया। मैं अब और नहीं सुन सकता। मैं डेविड को बीच में ही रोकता हूँ। सीधे पॉइंट पर आओ। वो तलाक क्यों चाहता है? क्योंकि मेरे दोस्त की पत्नी कहती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करता,
इस वजह से वो तलाक लेने पर अड़ी है। मेरे दोस्त ने पहले सोचा ठीक है चलो तलाक ले लेते हैं, उसने भी काफ़ी झेल लिया है, लेकिन जब संपत्ति बंटने की बारी आई तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसकी शादी से पहले की ज़्यादातर संपत्ति को शादी के बाद की संपत्ति में बदल दिया था और बैटवेयर की मांग की थी। उनकी असली शादी की संपत्ति उसकी पत्नी ने पर्सेस, कॉस्मेटिक्स और कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पर पूरी तरह खर्च कर दी थी। अगर उनका इस तरह तलाक होता तो मेरा दोस्त खाली हाथ रह जाता और सब कुछ खो देता। ये सुनकर मैं आखिरकार समझ गया, अब उसे प्यार नहीं करना बस एक बहाना है। इस आदमी की नींद थोड़ी देर से खुली। साथ रहते हुए उसने शादी की सारी संपत्ति खत्म कर दी। उसके शादी से पहले के सारे एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद वो प्यार न होने का बहाना बनाकर तलाक ले रही है। ये सच में हद है। मैंने चुपचाप डेविड की बातें पूरी सुनी। तुम्हारे वर्णन के आधार पर मुझे इस केस की एक सामान्य समझ हो गई है। हमारी फर्म इसे ले सकती है, लेकिन तुम्हें पहले अपने दोस्त की राय पूछनी होगी कि क्या वो हमारी लॉ फर्म को हायर करना चाहता है। तभी हम बाकी बातों पर आगे बढ़ सकते हैं। अटॉर्नी सू, मैं समझ गया। मैं बाहर निकलते ही तुरंत अपने दोस्त से बात करूंगा। डेविड और थॉमसन परिवार को विदा करने के बाद मैं एमिली से कहता हूं, अभी के लिए एड्स पोस्ट करना बंद करो। पहले इस सिविल केस की जानकारी ऑर्गेनाइज करो जिसका डेविड ने जिक्र किया था। मैं बाहर जा रहा हूं। मैं लॉ फर्म से निकलकर बैंक जाता हूं। मैं अकाउंट में 1,20,000 जमा करता हूं। 1,20,000 और पुराना बैलेंस मिलाकर कुल 1,50,000 से ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर्म का कर्ज संकट थोड़ी देर के लिए टल गया है। बैंक बैलेंस का मैसेज देखने के बाद मैं मकान मालिक को अपनी ब्लैकलिस्ट से हटा देता हूं। अब आखिरकार मुझे मकान मालिक के अगले महीने के किराए के मैसेज से डर नहीं लग रहा। शाम के वक्त मुझे डेविड का कॉल आता है कि उसने अपने दोस्त से बात कर ली है और वो जल्दी ही फॉर्म पहुंच जाएगा। मैं एमिली को तैयार रहने के लिए कहता हूं। एमिली भी नए आने वाले केस को लेकर उत्साहित है। पिछली बार एक क्रिमिनल केस था, उसने उससे बहुत कुछ सीखा। इस बार ये एक सिविल केस है और वो भी मैट्रिमोनियल लॉ पर, एक फायदेमंद स्पेशलिटी। वो डेविड के दोस्त की असली स्थिति के बारे में भी उत्सुक है। जल्द ही डेविड अपने दोस्त के साथ डॉन लॉ फर्म पहुंचता है। डेविड की तुलना में ये दोस्त ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी हिरासत से बाहर आया हो। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। साफ है कि इस शादी ने उसे गहरा जख्म दिया है। डेविड सोफा पर बैठता है और अपने दोस्त का थोड़ा परिचय देता है। उसका नाम माइकल जेन है। डेविड के केस के वर्णन की तुलना में माइकल शामिल पार्टी होने के नाते ज्यादा विस्तार से और काम की जानकारी के साथ बोलता है। मैं माइकल को केस की जानकारी देते हुए ध्यान से सुनता हूँ। कभी कभी मैं कुछ मुख्य सवाल पूछता हूँ। 1.5 घंटे बाद मैं आखिरकार पूरी कहानी समझ जाता हूँ। शादी को 3 साल हुए, कोई बच्चा नहीं, कोई कस्टडी का बोझ नहीं। कपल के पास शादी के बाद की संपत्ति लगभग कुछ नहीं है और यहाँ तक कि उन पर शादी का काफ़ी कर्ज भी है। माइकल की शादी से पहले के एसेट्स में 3 अपार्टमेंट्स हैं, उनमें से 2 शादी की संपत्ति बन गए। मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूँ। मैरिज लॉ के अनुसार दोनों पक्षों के शादी से पहले के एसेट्स कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं। अगर माइकल ने अपार्टमेंट्स बेच भी दिए होते तो वो पैसा अब भी शादी से पहले का एसेट होता। इसके अलावा कोई भी मुनाफा अब भी शादी से पहले की संपत्ति होती। माइकल की पत्नी ने उन्हें शादी की संपत्ति में कैसे बदल दिया? ये 2 अपार्टमेंट शादी की संपत्ति कैसे बन गए? इस बात पर माइकल खुद को थप्पड़ मारना चाहता है। मेरी पत्नी गुस्से में थी और मैं जो भी करता वो शांत नहीं होती थी। आखिरकार कोई रास्ता ना होने पर मैंने पूछा कि क्या करने से उसका गुस्सा ठंडा होगा। उसने मुझे एक गारंटी लेटर लिखने को कहा। इसमें संपत्ति उपहार में देने की शर्तें शामिल थीं। मैं बस उसे खुश करना चाहता था, इसीलिए मैंने वही लिखा जो उसने मांगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे तलाक में संपत्ति बंटवारे के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब जब हमारा तलाक नहीं हुआ है, वो घर का सामान खरीदने के लिए कर्ज लेती रहती है, ये कहकर कि जितना ज़्यादा कर्ज उतना ही अच्छा। जब तक मैं तलाक के लिए राजी नहीं होता, ये हमारा जॉइंट कर्ज है। क्या ये साफ तौर पर जानबूझकर शादी का कर्ज पैदा करना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो घर का सामान खरीद रही है इसीलिए ये तय करना आसान नहीं है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है। अचानक मुझे कुछ याद आया। क्या तुम्हारी पत्नी का कोई वकील दोस्त है? माइकल ने अपनी भौबें थोड़ी सिकोड़ी। मुझे तो नहीं पता, लेकिन शहर में एक मशहूर महिला मैट्रिमोनियल लॉयर है जो शॉर्ट वीडियोस के जरिए शादी की संपत्ति के बंटवारे के बारे में समझाती है। मेरी पत्नी हर वक्त उसके वीडियोस देखती है। वो मुझसे कहा करती थी कि अगर हमारा तलाक हुआ तो वो उस वकील को हायर करेगी
ताकि माइकल के वर्णन के आधार पर मेरे पास कुछ न बचे। क्या ये साफ तौर पर पति की संपत्ति खत्म करने के लिए कानूनी कमियों का फायदा उठाना नहीं है? एक आम औरत के पास इतने सारे प्लान नहीं हो सकते। कोई साफ तौर पर उसे पीछे से गाइड कर रहा है, और वो खास तौर पर एक मैट्रिमोनियल और पारिवारिक वकील है। आम लोग अपने शादी से पहले के एसेट्स को बचाने के सही तरीके नहीं जानते। उनके खिलाफ कमियों का फायदा उठाना आसान है, इसलिए वो कहते हैं किसी ऐसे से शादी मत करो जो कानून जानता हो, खासकर मैट्रिमोनियल लॉ, वरना आप किसी भी पल जाल में फंस सकते हैं। इससे पहले कि मैं माइकल के सवाल का जवाब दूं, डेविड पहले बेचैन हो जाता है। अटॉर्नी सू, वो एक प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल लॉयर है। क्या आप इसका रास्ता नहीं निकाल सकते? आप जो कह रहे हैं वो अटॉर्नी सू की काबिलियत पर सवाल उठाता है। इस बारे में सोचो। अटॉर्नी सू के बिना मैं अभी भी हिरासत में होता। अटॉर्नी सू सिर्फ एक प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट भी हैं। अपने बचपन के दोस्त डेविड की बातें सुनकर माइकल को मेरी कानूनी क्षमताओं पर यकीन हो जाता है। माइकल को थोड़ा भरोसा मिलता है। अटॉर्नी सू, क्या मेरी स्थिति अब भी सुलझ सकती है? जीतने की क्या चांस हैं? अगर हम जीत गए तो मैं अपनी कितनी संपत्ति वापस पा सकता हूं? माइकल की आंखों में चिंता की एक झलक है। आखिरकार ये उसकी पेरेंट्स की जिंदगी भर की मेहनत है। शहर में एक अपार्टमेंट की कीमत कई मिलियन होती है। उसे बस एक ऐसी औरत को सौंप देना जिससे उसकी शादी को 3 साल हुए हैं और जिसने उसे कोई अच्छी यादें नहीं दी हैं, वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जब भी वो इस बारे में सोचता है, वो खुद को थप्पड़ मारना चाहता है। मैं चाय की एक चुस्की लेता हूं और एक सरल विश्लेषण देता हूं। आपका केस थोड़ा जटिल है। सामान्य तौर पर मैट्रिमोनियल मुकदमे में आपको वर्तमान संपत्ति का 60% मिल सकता है, लेकिन आपको अभी भी उसके कर्ज समेत लगभग 40% उसे देना होगा, क्योंकि उसका कर्ज घर के खर्चों में गिना जाता है। हालांकि अगर आप हमारी लॉ फर्म को हायर करते हैं तो हम कम से कम 2 अपार्टमेंट्स को बचा सकते हैं। मैं अभी बाकी की गारंटी नहीं दे सकता। क्या आप हमारी फर्म को हायर करेंगे? मेरी बातें सुनकर माइकल थोड़ा उत्साहित हो जाता है। उसने दूसरी लॉ फर्म से भी सलाह ली है। उन वकीलों ने जो जवाब दिए वो मेरे जैसे ही थे। 2 अपार्टमेंट्स का 40% अब भी कई लाख होता। अब मैं सीधा कह रहा हूं कि कम से कम 2 अपार्टमेंट्स बचाए जा सकते हैं। माइकल के लिए ये एक अनापेक्षित खुशी वाला सरप्राइज है। मैं आपको हायर करूंगा। अटॉर्नी सू, मैं अपने तलाक के केस के लिए लॉ फर्म को हायर कर रहा हूं। क्योंकि आप हमें हायर कर रहे हैं तो अपनी पत्नी पर फ्रॉड के आरोप लगाने के लिए तैयार हो जाइए। माइकल, डेविड और एमिली सब मेरी बातों पर हैरान दिखते हैं। क्या ये तलाक का केस नहीं है? माइकल उलझा हुआ दिखता है। अटॉर्नी सू, मैं तलाक के लिए फाइल कर रहा हूं। मैं माइकल की तरफ देखते हुए अपने सर को मलने के लिए दोनों हाथ उठाता हूं। तलाक फाइल करने का मकसद तलाक लेना है ना? और तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारी संपत्ति बांटे, है ना? हाँ, वो औरत मेरे पैसे खर्च करती रहती है और मुझसे झूठ बोलती है। शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं और वो मेरी 40% संपत्ति चाहती है। मैं तैयार नहीं हूं। तो बस वही बात है, फ्रॉड के आरोप में मुकदमा करो। मैं गारंटी देता हूं कि आप दोनों मकसद हासिल कर लेंगे। जब तक आप दोनों मकसद हासिल कर लेते हैं, क्या आपको फर्क पड़ता है कि ये तलाक का केस है या नहीं? एक के बाद एक 3 सवाल मेरी पूछताछ का सामना करते हुए माइकल अपना सिर हिलाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बस हो गया। तलाक का केस है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। माइकल दिमाग में इस लॉजिक को ऐसे समझता है जैसे अभी एहसास हुआ हो। वो मुझे हैरानी से देखता है। अटॉर्नी, आपका मतलब है? आप सच में उस औरत को जेल भेज सकते हैं? मैं अपना सर हिलाता हूं। मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपके मकसद पूरे होंगे। ठीक है, क्योंकि हायर करने का दायरा और मामले तय हो गए हैं, अगर आपके पास कोई और सवाल नहीं है तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अटॉर्नी फी आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ की 40% कीमत का 10% होगी। अगर आप राजी हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। माइकल अब भी हिचकिचाता है। क्या ये अटॉर्नी फी बहुत ज़्यादा नहीं है? डेविड माइकल की पीठ थपथपाता है। तुम किस बात पर हिचकिचा रहे हो? तुम कर सकते हो। तलाक लो, 40% प्रॉपर्टी वापस पाओ और शायद उस खून चूसने वाली को जेल भेजने का मौका भी मिले। ये सिर्फ 10% है। अगर मेरी जगह होता, उस औरत को दूर भेजने के लिए मैं 20% पर भी नहीं हिचकिचाता। माइकल ने मुंह खोला, लेकिन बाकी शब्द बाहर नहीं आए। मैं अपनी चाय पीता रहा, शांति से इंतजार करते हुए। 2 मिनट बाद माइकल ने फैसला कर लिया। अटॉर्नी सू, मैं तैयार हूं। चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कई लाख युआन आने वाले हैं। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हूं। मैंने एमिली से ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद
मैंने माइकल से मुकदमे से जुड़े खर्चों के लिए 5,000 युआन लिए। ज्यादा हुआ तो वापस, कम हुआ तो और लेंगे। साफ और सीधा हिसाब। माइकल और डेविड के जाने के बाद एमिली ऑर्गेनाइज मटेरियल लेकर ऑफिस में आई। अटर्नी सू, क्या हम सच में माइकल की पत्नी पर फ्रॉड के आरोप लगाने वाले हैं? और क्या, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। एक बार माइकल अपने जमा किए हुए सबूत फर्म को दे दे, फिर हम लॉसूट के पेपर जमा कर देंगे। एमिली हैरान भी थी और थोड़ी उत्साहित भी। उसमें शुरू में सोचा था कि ये एक सिविल केस है, लेकिन ये क्रिमिनल लिटिगेशन में बदल रहा है। ठीक है, ज्यादा उत्साहित मत हो। मैं तुम्हें एक चुनौती भरा काम दे रहा हूं। माइकल की पत्नी ने जिस मैट्रिमोनियल लॉयर का जिक्र किया था, उसके शॉर्ट वीडियोस के नीचे रोजाना एक दुखी पत्नी बनकर कमेंट करो और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ये अहम सबूत है। जी अटर्नी सू, मैं समझ गई। एमिली को मेरा मकसद समझ नहीं आया, लेकिन वो जानती है कि जिसे मैं अहम सबूत कहता हूं वो केस में बहुत मददगार होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक इंटर्न वकील के नाते ये उसका काम है। उस शाम एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में इंटर्नशिप करते हुए एमिली अपने कैपिटल लॉ स्कूल के हॉस्टल वापस गई। उसके रूममेट्स कल कहाँ जाना है इस पर चर्चा कर रहे थे। एमिली अपने फोन पर झुककर माइकल के बताए हुए वीडियो क्रिएटर को ढूंढने लगी। अटॉर्नी लिंडा यांग, सालों से मैट्रिमोनियल लॉ पर फोकस, सैकड़ों मैरिज केसेस का अनुभव और शादी से जुड़े क्रिमिनल लॉ की समझ। एमिली ने अपने ईयरफोन्स लगाए और अटॉर्नी यांग के अकाउंट होम पेज पर गई। सारे कंटेंट के टाइटल्स एक जैसे थे। शादी में महिलाएं अपने अधिकार कैसे बचाएं, ये कैसे पक्का करें कि तलाक के बाद आपको ज्यादा संपत्ति मिले और पति खाली हाथ रह जाए, तलाक लेते वक्त महिलाएं अपना फायदा कैसे बढ़ाएं। एमिली ने अपनी उंगलियों से स्वाइप किया, एक के बाद एक वीडियोस देखती गई। जितना ज्यादा वो देखती, उतनी ही उसकी भौएं सिकुड़ती। इन वीडियो कंटेंट्स का वर्णन कैसे करें? तलाक में अपने अधिकार बचाना बिल्कुल सही है, लेकिन अटॉर्नी यांग का कंटेंट पूरी तरह कानूनी। कमियों का फायदा उठाकर लोगों को दूसरे पक्ष की शादी से पहले की संपत्ति लेने और कानूनी गैप्स बनाना सिखाता है। साफ शब्दों में कहें तो ये दूसरे पक्ष की निजी संपत्ति चुराने के बराबर है। इसके अलावा कमेंट्स में कुछ लोग बहुत जोश से तालियां बजा रहे हैं, कुछ अपने मिले हुए फायदों के बारे में बता रहे हैं। नीचे सहमत होने और जलन वाले कमेंट्स की भरमार है। इस बार तुम्हें बहुत कुछ मिला होगा, हमें बताओ ताकि हम बहुत जलन महसूस करें। आप कमाल है, हमें आपसे सीखना चाहिए। ऐसी बातें जितना एमिली पढ़ती, उसका गुस्सा और बढ़ता गया। वो इस बर्ताव को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। इस तरह किसी की संपत्ति चुराना, इसमें कोई ईमानदारी नहीं बची थी। ये लोग शादी को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना? एमिली इसे बिल्कुल नहीं समझ सकी, लेकिन सबूत इकट्ठे करने के लिए, जो अहम सबूत मैंने बताए थे, एमिली वीडियो सेक्शन में कमेंट्स छोड़ती है। अगले दिन मेरी आंख लॉ फर्म में खुली। पुराना मालिक फर्म में ही रहता था। सुविधा के लिए मैं भी अभी वहीं रह रहा हूँ। मुख्य रूप से पैसे बचाने के लिए। थोड़ा तैयार होने के बाद मैंने अपने कपड़े ठीक किए। दरवाज़ा खोला तो देखा एमिली पहले से ही फर्म के बाहर खड़ी है। गुड मॉर्निंग अटर्नी सू। एमिली ने अपनी मुस्कुराहट के साथ फर्म में प्रवेश किया। अटर्नी सू, मैंने कल अटर्नी यांग के सारे वीडियोस पर कमेंट किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अपना फ़ोन मुझे दो, तुम्हारे कमेंट्स देखने दो। एमिली ने अपना फ़ोन मुझे दिया। कमेंट देखने के बाद मैंने अपनी भवें थोड़ी सिकोड़ी। तुम इसे एक दुखी और परेशान पत्नी कहती हो। एमिली का कमेंट था, अटर्नी यांग, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी जिंदगी दुख भरी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर मैं वकील होता तो मैं भी जवाब देने की तकलीफ नहीं करता। इसमें कुछ भी खास नहीं है। मैंने एमिली के सारे कमेंट्स एक बार में डिलीट कर दिए। फिर तेज़ी से टाइपिंग करते हुए मैंने कमेंट सेक्शन में एक बड़ा टेक्स्ट लिखा और पोस्ट कर दिया। मैंने एमिली को फ़ोन वापस किया। जो मैंने अभी पोस्ट किया है उसे कॉपी करो और उसे प्राइवेट मैसेज भी करो। एमिली हैरान होकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट किए गए कंटेंट को घूरती है। हेलो अटर्नी यांग, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे पति साल का 1 मिलियन कमाते हैं। शहर में 3 अपार्टमेंट्स हैं और एक बड़ा फ्लैट है। लगभग 30 मिलियन के एसेट्स हैं। मैं तलाक चाहती हूँ, लेकिन अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल नहीं छोड़ना चाहती। मैं बहुत उलझन में हूँ। क्या कोई रास्ता है? साथ में एक विनती वाला इमोजी। अटर्नी सू, क्या इस तरह पोस्ट करने से काम बनेगा? बिल्कुल। ये अटर्नी यांग तलाक के दौरान महिलाओं को गाइड करते वक्त किस पर ध्यान देती है? अटॉर्नी फीस पर जाहिर है, वरना वो इतनी मेहरबान क्यों होगी? एक केस में 60% संपत्ति का बंटवारा और 10 से 30% फीस लेना, ये आराम से कई लाख की फीस बन जाती है। एक केस कई लाख, 10 केसेस मतलब कई मिलियन, है ना? इस तरह के तलाक के मुकदमे संभालना आसान है और रिस्क भी कम है। काफी अच्छा सौदा है ना?
सच कहूं तो मेरा भी थोड़ा मन ललच रहा है, लेकिन ऐसे केसेस संभालना और उनका प्रचार करना परेशानी पैदा कर सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, एमिली हैरानी से चिल्ला उठी। अटॉर्नी सू, अटॉर्नी यांग ने मेरे प्राइवेट मैसेज का जवाब दिया है। इतनी जल्दी? मैं भी थोड़ा हैरान हूं, लेकिन सोचने पर यह नॉर्मल लगता है। आखिरकार 30 मिलियन के एसेट्स का जिक्र था कमेंट में। बिल्कुल, एक प्रीमियम क्लाइंट। उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरे केस में मदद कर सकती हैं, लेकिन मुझे अपने एसेट साबित करने होंगे। वेरिफिकेशन के बाद वो मुझे अपने एक्सक्लूसिव फैन ग्रुप में शामिल कर सकती हैं। मैंने 2 बार अजीब तरीके से खांसा। एसेट वेरिफिकेशन थोड़ा मुश्किल है। जब मैं सोच रहा था कि क्या करें, एमिली ने गंभीरता से पूछा। अटॉर्नी सू, मैं पहले ही उनके एक्सक्लूसिव फैन ग्रुप में शामिल हो चुकी हूँ। अब आगे क्या करूँ? मेरी आंखें तुरंत हैरानी से फट गईं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एमिली इतनी अमीर होगी, लेकिन सोचने पर अगर एक आम स्टूडेंट का बैकग्राउंड सच में साधारण होता तो उसे एक टॉप कानूनी एक्सपर्ट का स्टूडेंट कैसे बनाया जाता, ये सोचने पर बात समझ आती है। एमिली ने अभी सच में अपने परिवार के एसेट्स का एक छोटा हिस्सा वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था। मेरी हैरानी देखकर एमिली ने जल्दी से समझाया। अटॉर्नी सू, मुझे ऑनलाइन एसेट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मिले। उम्मीद नहीं थी कि वो सच मान लेंगी। क्या मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है? मैंने अपने मुंह का कोना थोड़ा सा सिकोड़ा। ठीक है, मान लेते हैं कि यह सच है। अभी इसे जाहिर करने का समय नहीं है। मैं 2 बार खांसा, इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे, अटॉर्नी यांग के फैन ग्रुप की हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लो। सारे वीडियो कंटेंट को डाउनलोड करके सेव करो। अगर वो तुम्हें सलाह देने के लिए कनेक्ट करती है तो पूरी प्रक्रिया को सेव करो। फिर इंतज़ार करो जब तक माइकल वो सबूत तैयार ना कर ले जो मैंने उसे जमा करने को कहे थे, और हम लॉ सूट कोर्ट में जमा कर देंगे। एमिली ने गंभीरता से सर हिलाया। मैं सोफा पर पीछे टिक गया। इस केस के सारे पहलू अब तैयार हैं, बस मुकदमा दायर करने का इंतज़ार है। जल्द ही माइकल ने मेरे द्वारा मांगे गए सबूत तैयार कर लिए। एमिली से उन्हें ऑर्गेनाइज करवाने के बाद मैं प्राइमरी कोर्ट गया लॉ सूट जमा करने। थोड़ी देर बाद कोर्ट ने केस स्वीकार कर लिया। इस बीच माइकल के घर पर माइकल ने अपनी पत्नी जेसिका को कर्ज पर खरीदा गया सामान घर लाते देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी की एक झलक आई। जेसिका घमंड से चिल्लाई, क्या जो देख रहे हो वो पसंद नहीं आया? तो मुझे तलाक दे दो। अगर तुम मुझे एक दिन भी तलाक नहीं देते तो मैं रोजाना 2000 खर्च करके फर्नीचर और घर का सामान खरीदूंगी। तुम वैसे भी ये सब सामान इस्तेमाल करोगे जो मैं खरीद रही हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खरीद रही, ये शादी का कर्ज है। अगर तुम तलाक के लिए राजी नहीं होते तो तुम्हें ये कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मैं कह रही हूँ, तुम पर मुकदमा ना करना मेरी तरफ से तुम्हें इज्जत देना है। मैं सलाह देती हूँ कि तुम तलाक के समझौते पर जल्दी साइन कर दो। जेसिका लगातार गालियां देती और शिकायत करती रही। ये कहना कि वो मुकदमा नहीं करना चाहती एक झूठ था, लेकिन अगर वो बिना किसी ठोस कारण के तलाक के लिए फाइल करती है तो उसे शायद वो नतीजा ना मिले जो वो चाहती है। उसे माइकल से फाइल करवाना होगा। माइकल ने मना कर दिया, इसलिए वो बस इसे खींचती रही, माइकल को तड़पाती रही, उसे तलाक के लिए मजबूर करती रही। माइकल ने अपने सामने खड़ी औरत को देखा। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने सोफा पर एक कुरियर पैकेज फेंका। ये कोर्ट का समन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आगे हमें सब्सक्राइब कीजिए, और भी और से ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे।